हाँ जी, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो आज हम अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे ACCA टैक्सेशन का स्किल लेवल का। हमने कल पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन और यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ यूके टैक्स सिस्टम देखा था। यूके टैक्स सिस्टम कैसा है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कितने टाइप्स है एंड उसे कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन बनाता है लॉ। सो आज हम उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे और अपने सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ यूके टैक्स सिस्टम। पहला हमने देखा था कि सर ये पर्पस ऑफ टैक्सेशन, तो ये जो मॉडर्न इकोनॉमी है यूके की उसमें पर्पस क्या है टैक्सेशन का। हमने ये देखा कि उसमें तीन फैक्टर्स थे सर, एक इकोनॉमिक फैक्टर्स था, एक सोशल फैक्टर था और एक एनवायरनमेंट फैक्टर था। हमने ये तीनों फैक्टर्स में देखा कि कोई भी अगर हम टैक्स लगाते हैं तो ये इकोनॉमी के तरीके से वो कोई चीज़ को एनकरेज या डिस्करेज कर सकता है, कोई एक्टिविटीज़ को फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सकता है। मतलब जहाँ पे जो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जिन लोगों के पास पैसों की नीड है उसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे लेके। देन हम देखेंगे, हमने देखा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, हमारे एनवायरमेंटल को सेव करने के लिए अगर हम कोई टैक्स लगा देंगे जिससे वो एनवायरमेंटल को जो डिटोरिएट कर रही है वो एक्टिविटीज़ कम होने लगेगी। तो ये तीन फैक्टर्स हमने देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ यूके टैक्स सिस्टम्स एंड अपील्स देखा था। हमने देखा था कि इतना बड़ा लॉ है सर, गवर्नमेंट खुद आके तो सबके घर पे टैक्स लेगी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, HMRC करके एक बॉडी बना दी। उसके अंदर उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे ऑफिसर्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स बना दिए। फिर एक CPS सेल बना दी जो इन्हें एडवाइस देती थी, लीगल एडवाइस, और हमने देखा था प्रोसिक्यूशन सर्विसेज वगैरह में जो हेल्प करती थी। तो हमने देखा कि HM ट्रेजरी जिन्होंने इम्पोज किया एंड कलेक्ट करेगी टैक्स। फिर HMRC इन्होंने एक बॉडी बना दी जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए। फिर हमने ये भी देखा था कि सर गवर्नमेंट ने ये जो मेरे से मैंडेटरी चार्ज ले तो लिया है बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, उन्होंने कैलकुलेशन गलत किया, उनका इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से लॉ का सही नहीं था। मेरे हिसाब से सिर्फ 100 रुपये टैक्स लगना चाहिए था, उन्होंने 120 लिया था। तो मैंने इसको अपील फाइल किया सर मैंने फर्स्ट ट्राइब्यूनल में। जो जनरली मेरा छोटा मोटा केस था, तो फर्स्ट ट्राइब्यूनल में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व था, कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व थी, टेक्निकल लॉ इन्वॉल्व था, वहाँ पे हमने अपर ट्राइब्यूनल पे केस फाइल अपील में किया था। ये हो गया था हमारा स्ट्रक्चर एंड अपील्स का। फिर टाइप्स ऑफ टैक्स, सर हमने दो तरीके के टैक्स देखे थे। डायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा कि सर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने मेरे से टैक्स ले लिया। उसमें हमने देखा एग्जाम्पल जो इनकम टैक्स होता है, गेन्स एंड वेल्थ पे जो टैक्स लगता है वो, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टैक्स, एंड देन कैपिटल गेन्स पे जो कैपिटल मतलब जो मैंने कैपिटल असेट को ट्रांसफर किया था सर, उसमें जो गेन हुआ था मेरी बिल्डिंग पे 20 रुपये का, याद आ रहा होगा 120 रुपये में बेची थी, 100 रुपये की ली थी, 20 रुपये का जो कैपिटल गेन हुआ था। और इनहेरिटेंस टैक्स सर, ये तो वो जो पैसा हमारे पूर्वजों से हमारे पास आता है उस पर कैसा क्या टैक्सेशन होता है, ये टाइप थे। ये सब डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। फिर हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स, सर ये भी एक टैक्स है, मैंडेटरी है, गवर्नमेंट लेती है बट इनडायरेक्ट तरीके से ले लेती है। सर कुछ मैं अगर गुड्स खरीद रहा हूँ, अगर मैं कुछ सर्विसेज ले रहा हूँ, तो जो मुझे ये गुड्स दे रहा है वो मुझे उस पर टैक्स लगा रहा है, वो टैक्स मेरे से लेके वो गवर्नमेंट को दे रहा है। हमने ये भी देखा था, इसका एक ये प्रिंसिपल होता है कि जो एंड कंज्यूमर होता है, जो मतलब जो फाइनल कंज्यूमर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि जिसमें फाइनल कंज्यूमर है उसको वो टैक्स बेयर करना पड़ता है, एंड यूके में वो वैट है। ये टाइप्स ऑफ टैक्स है। इसके बाद हमने थोड़ा नेचर देख लिया था कि सर जो रेवेन्यू टैक्स जो मेरी इनकम को लगता है उसे रेवेन्यू बोल दिया इन्होंने, जो कैपिटल टैक्स जो मेरे कैपिटल गेन्स और वेल्थ को रखता है उन्होंने उसे कैपिटल नेचर का बोल दिया है। फिर उन्होंने बताया टैक्सेशन इन यूके कौन कौन से टाइप के, तो सर इनकम टैक्स जो हमने अभी देखा जो इंडिविजुअल और पार्टनर्स को यूके में लगेगा। फिर हमने देखा नेशनल इंश्योरेंस टैक्स, ये डिटेल में क्या होता है हम देखेंगे। जो एम्प्लॉयर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस पे लगेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज को लगेगा, जो यूके में जो कॉर्पोरेट लीगल एंटिटीज है वो कंपनीज है लगेगा, जैसे इंडिया में रिलायंस है, टाटा है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज, तो यूके में भी होंगी, उन्हें कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन सर अभी हमने देखा वो टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और वैट, ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन यूके हमने देखे थे। फिर हमने देखा था सर कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लॉ एंड प्रैक्टिस। सर टैक्स तो देना है गवर्नमेंट को बट कितना देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए कुछ लॉ बनेगा। येस, तो फिर हमने देखा था कि सोर्सेज उसके क्या हो गए। एक प्राइमरी लेजिस्लेशन हमने गवर्नमेंट बनाई थी, उन्होंने लॉ बनाया। टैक्स जो पार्लियामेंट में पास किया होगा तो प्राइमरी लेजिस्लेशन जो एक्ट्स बनाया। फिर स्टैचुरी लेजिस्लेशन उन्होंने देखे, स्टैचुरी इंस्ट्रूमेंट्स जो कवर होते थे सेकेंडरी लेजिस्लेशन के अंदर, वहाँ पे हमने देखा कि भाई हम
कोई चीज़ का गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज टैक्स और ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड लेमेंस लैंग्वेज को अगर एक तो पहले हम सर टैक्स भरे, वो भी इतना कॉम्प्लेक्स है लॉ, तो उसके लिए सपोर्ट के गाइडेंस मिलेगा। केस लॉ, कहीं पर आप कंफ्यूजन हो कि सर मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है, मुझे इंटरप्रिटेशन इशू हो रहा है, तो हमने देखा था कि इंटरप्रिटेशन की हेल्प आप ले सकते हो, जो ऑलरेडी जजेस ने केस जो चल रहे थे उसमें जो इंटरप्रिटेशन यूज करके जो ऑर्डर पास किए, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। फिर एक हमने सर यूनिक कंसेप्ट देखा, जनरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है सर, जैसे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है सर, उसमें हमें उतने पर्टिकुलर पीरियड का टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है एज पर इंडियन लॉज। बस यूके में कुछ सर डिफरेंट चीज़ है, जहाँ पे इन्होंने देखा कि 6 अप्रैल से 5 अप्रैल तक इन्होंने टैक्स ईयर बना दिया फॉर इंडिविजुअल, एंड देन फिर फाइनेंशियल ईयर बना दिया सर फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो एक ही हमने जो यूनिक कंसेप्ट देखा था। फिर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लॉ एंड प्रैक्टिस, फिर हमने देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस आएगी जिसमें इंटेंशन बताया जाएगा। फिर एक्स्ट्रा स्टैच्यूटरी कंसेशन, गवर्नमेंट को कहीं लग रहा है कि पर्टिकुलर एरिया में मैंने जो टैक्स लॉ बनाया है, बट पर्टिकुलर एरिया में ज़रूरत है ये कुछ सेक्टर और यू कैन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम टैक्स नहीं लगाना चाहिए, अगर हम टैक्स लगा भी रहे हैं तो सर कम लगाना चाहिए, तो हम कुछ उन्हें कंसेशन देंगे, तो वो आपको बता दिया जाएगा। इंटरनल मैनुअल्स जो HMRC जो एडमिनिस्टर करती है बॉडी है, इंटरनल भी तो सर ऑफिसर कुछ ना कुछ चीज़ को रेफर करते होंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसका लीगल बैकिंग नहीं होता है, आप इसको रेफर बस कर सकते हो, ये आपके गाइडेंस के लिए है, आप इसको लीगली बाइंडिंग नहीं बना सकते, ये हमने देखा था। फिर सर हमने देखा था टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। इसमें सर एक प्रिंसिपल था, आपने बताया था कि जहाँ पे भी आप झूठ चोरी कर रहे हो, ओमिट कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन को दबा रहे हो या गलत इन्फॉर्मेशन HMRC को दे रहे हो, तो वो टैक्स सर आप इवेड कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को कम टैक्स दे रहे हो। बट सर लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर रह के अगर मैंने कुछ ऐसा सेटिंग कर ली, जैसे उसमें एक एग्जांपल था, मैंने अपनी बीवी को, मतलब होने वाली बीवी को अगर कोई गिफ्ट दिया जिससे मेरे को टैक्स अगले साल शिफ्ट हो गया या टैक्स कम भरना पड़ा, बट वो अगर लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर मैंने किया तो वो टैक्स अवॉइडेंस था जो लीगल था, टैक्स इवेजन था जो इलीगल है, और जो हमने एक एक्टिविटी में भी सॉल्व किया था। तो टैक्स अवॉइडेंस सर लीगल मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज, सर टैक्स इवेजन सीकिंग टू मिसलीड HMRC बाय सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन को मैंने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, छुपा दिया, या मैंने प्रोवाइड डेलिबरेटली फॉल्स इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी, तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा सर झोल भी तो करते हैं ना लोग, हमने देखा सर आपने बताया कोई ऐसे तरीके का अरेंजमेंट करके जो यूके टैक्स सिस्टम है उसको सरपास करके गवर्नमेंट को कम टैक्स दे रहा है, तो सर इन्होंने गार के प्रोविजन जो ग्लोबली बहुत सारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाते हैं, वो गार के प्रोविजन इन्होंने बना दिए सर HMRC में, काउंटरैक्ट टैक्स एडवांटेजेस अराइजिंग, जो इससे टैक्स उसको रोक सकती है, तो ये हमने गार के प्रोविजन देखे थे। रिपोर्टिंग सस्पिशंस, सर फिर हमने देखा था कि मेरे क्लाइंट ने तो सर झोल किया था, मुझे पता चल गया था, फिर आपने बताया कि सर क्या करो, पहले क्लाइंट को बता दो कि भाई तू चेंज कर ले, तू सही रास्ते में आ जा, तेरी गलती है मानते पर तू सही रास्ते में आ जा। सर क्लाइंट बहुत रिजिड था, उसने माना नहीं था, फिर अपन ने उसको बोला था कि बेटा अब मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है, और मैंने HMRC को भी बता दिया कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, मैंने पूरा बता दिया सर HMRC को कि ये इसने गलत किया है, वो उसने गलत किया है। ये गलत बात है ना सर, हमने देखा था कि हमें बताना तो है HMRC को, बट क्या इशू है ये नहीं बताना। सर क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल, सर हम एक प्रोफेशनल है, तो हमने HMRC को ये तो बता दिया कि भाई इन्होंने गलत किया और मैं इसके साथ काम नहीं करने वाला, बट हमको ये नहीं बताना था कि क्यों मैंने ये छोड़ा। बट सर उन्होंने बोला था कि एक मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट भी तो देनी है, एक रिपोर्ट भी देनी है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर को और क्राइम एजेंसी को, वो हमने देखा था। बट सर इसमें एक बहुत यूनिक कंसेप्ट था एक, जिसमें फिरंगी वर्ड यूज़ किया गया था कि टिपिंग ऑफ। सर ये सब तो मैं कर रहा हूँ, रिपोर्ट मैंने भेज दी, क्लाइंट को नहीं बताना कि मैंने आपकी रिपोर्ट भेजी है, ठीक है, क्यों नहीं बताना होता है सर, ये ऐसा क्यों था, ये जो हमने कल पढ़ा था। बिकॉज बच्चों देखो, अगर आप क्लाइंट को बता दोगे तो वो कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर लेगा, कुछ जुगाड़ कर लेगा, बुक्स को थोड़े टैम्पर कर सकता है, विंडो ड्रेसिंग कर सकता है, जिसमें वो अपने आप को सही साबित कर पाए, तो ये क्लाइंट को नहीं बताना था, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था इंटरेक्शन विद अदर टैक्स अथॉरिटीज़, यहाँ हमने देखा था सर मैं यूके में भी पैसे कमा रहा हूँ, मैं इंडिया में भी पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी दोनों जगह टैक्स लगने वाली थी। फिर हमने देखा कि नहीं, गवर्नमेंट ने इसका भी एक तरीका निकाला है कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स करेंगे, उसके अंदर एक तो वो एक जगह टैक्स लगाएंगे, या फिर अगर आपने कहीं दूसरी जगह टैक्स भरा है तो उसका क्रेडिट ले लेंगे, ये कल हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि भाई इन्होंने हमें ये तो दे दिया, फिर हमने देखा था कि सर
मैं तो ये बता रहा हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन है ये सेल्फ असेस्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर में जो जनरली सब जगह होता है। मैंने ये तो बता दिया कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, इतना मेरे को टैक्स भरना चाहिए, बट सर कभी कभी हो सकता है दो कंट्री को मेल जोल करके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़े, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में क्लॉजेस होते हैं। तो ये हमने देखा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ डबल टैक्सेशन, गिविंग रिलीफ बाय टैक्सिंग द ओनली सोर्स, ये हमने देखा। पहले तो एक जगह ही लगाएंगे या फिर क्रेडिट दे देंगे, फिर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन की भी बात हमने कर ली। तो वेलकम टू द सेकंड चैप्टर। ये पहला चैप्टर हो जाता है जिससे बहुत अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं, हमने कि देखे। आप प्रैक्टिस किट भी जो होती है उसमें से भी देख सकते हो। अब सेकंड चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अब हम उसको देखते हैं। सेकंड चैप्टर में है क्या सर? कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम एंड द इनकम टैक्स लाइबिलिटी। सर वाओ, हमने पहले ही पढ़ा कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। सर अब मेरे वही दिमाग में क्वेश्चन आ तो रहा था कि सर आपने स्ट्रक्चर तो बता दिया, बट मेरे को कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा? मैं कोई भी परसेंटेज कहीं पे भी लगा दूं क्या सर? मैं कोई भी इनकम को कोई भी परसेंटेज में लगा दूं अपने मन से, जो परसेंटेज ऑफ टैक्स मेरा मन कर रहा है कि भाई मेरे को तो गवर्नमेंट को मैंडेटरी देना है, काम कर तो मैं 1% देता हूँ, या कोई बोल रहा है सर मैं 5% देता हूँ। नहीं, अब जो हमारा चैप्टर सेकेंड है वो कवर करेगा कि टैक्सेबल इनकम कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, कौन सी आपकी इनकम टैक्सेबल है, कितनी आपको गवर्नमेंट को देनी है। तो यहाँ पे ये बात होगी। अब अपन देखेंगे कि चैप्टर में ब्रीफली कवर क्या होगा। तो पहले सर स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, किस किस को, मेरे जो यूके का ये टैक्स सिस्टम है वो किस किस को लगेगा? क्या इंडिया में कोई भी बंदा बैठा है उसे भी टैक्स भरना पड़ेगा सर यूके में? वो हम देखेंगे कि स्कोप उसका क्या है। फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटिंग टैक्सेबल, स्कोप तो पता चल गया सर, XYZ मिस्टर रमेश को ये टैक्स लगने वाला है सर यूके का, बट सर कितना लगने वाला है हम कंप्यूट करेंगे। सर उसकी तो 10 प्रकार की इनकम थी, तो फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनकम एज पर यूके टैक्स स्ट्रक्चर क्या होती है, वो हम देखेंगे, जिसमें हमें नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम, ये हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। फिर हम देखेंगे पर्सनल अलाउंस। सर अपन ने देखा था कि कुछ कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को गवर्नमेंट ऐसे सोच सकती है कि भाई वैसे ही ये लोग इतने कम पैसा कमा रहे हैं, इतना इन्फ्लेशन है, इतना खर्चा होता है ना, घर चलाना होता है, उसमें भी हम लोग अगर टैक्स ले लेंगे तो फिर गलत बात हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि हाँ हो सकता है कुछ लिमिट तक टैक्स ये लोग लगाए ही ना, बिकॉज सर थोड़े ही पैसे कमा रहा हूँ उसमें भी टैक्स ले लिया तो ये तो गलत है ना। तो हम देखेंगे कि पर्सनल अलाउंस क्या होता है, उसके भी अंदर एक कंसेप्ट कवर होगा, टेपरिंग ऑफ पर्सनल अलाउंस, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब फिर बात आती है कंप्यूटिंग टैक्स पेबल। अब सर हमने ये तो देख लिया कि क्या मेरे लिए एग्जेम्प्ट है, बट जो मेरे को टैक्सेबल है, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, मेरे को टैक्सेबल है, क्या रेट पे टैक्सेबल है सर, कितना परसेंटेज। फिर हम देखेंगे कि सर अगर मेरी सिर्फ नॉन सेविंग इनकम है, जो नॉन सेविंग इनकम सर क्या होती है वो हम देखेंगे। एक काम करते हैं, हम ये वाले क्लास में ना यहाँ तक पहले पहुँचेंगे, पर्सनल अलाउंस तक, ठीक है। फिर हम जब नेचर ऑफ इनकम में जाएंगे तो बाकी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी और मैं फिर वापस आके यहाँ पे इसको फ्लो कंटिन्यू करूँगा। अभी हम देखने वाले हैं स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स है तो फिर हम उसको कंप्यूट कैसे करेंगे सर, टाइप्स ऑफ इनकम क्या होगी, फिर पर्सनल अलाउंस में को कुछ हो सकता है कुछ लिमिट तक टैक्स ना लगे, पहले हम ये चीज़ें कवर करते हैं। तो पहला कंसेप्ट आता है स्कोप ऑफ टैक्सेशन। सर इसको हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इस पे ही तो सब कुछ है सर। सर ये इंडिया है, ठीक है, ये मैंने सर बना दिया यूके, ठीक है, ये मैंने बना दिया सर यूएसए। अब सर एक बंदा जो है वो बहुत समझदार है सर, वो पैसे कमा रहा है सर इंडिया से भी, ठीक है, वो पैसे कमा रहा है सर यूके से भी, यूके वाले पाउंड में देते हैं, वो पैसे कमा रहा है सर डॉलर में भी, सर हर जगह पैसे कमा रहा है, हर कंट्री से पैसे कमा रहा है, ठीक है सर। आपने ये तो बता दिया था कि यहाँ पे यूके का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो हमने कल ही फर्स्ट चैप्टर में देखा सर। तो सर यूके का टैक्स स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली सर यूएसए का भी होगा, ठीक है। फिर सर इंडिया का भी तो होगा ही, यहाँ पे आपने देखा होगा डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, उसके बाद उसको गवर्न करती है सीबीडीटी, सर इंडिया में भी है, ऐसे सब कंट्री में होता है, ठीक है। तो इसने 3 जगह से सर वो इनकम कमा रहा है, ये हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि सर ये 3 जगह से इनकम कमा रहा है तो सर इसको क्या तीनों जगह टैक्स भरना पड़ेगा? सब जगह लॉ है सर टैक्स का, ये इनकम भी तीनों जगह से कमा रहा है तो सर इसको क्या तीनों जगह टैक्स भरना पड़ेगा? तो वहाँ पे भी भरे, यहाँ पे भी भरे, फिर कैलकुलेट करने लगे कि यहाँ पे कितना भरा उतना भरा। फिर सर वो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की भी तो बात की थी, उसका क्या फिर ट्रीटमेंट हुआ 3 कंट्रीज, ये तो सर बहुत झोल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ को, अगर हमें
सॉल्व करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको ये देखना कि वो रेसिडेंस कहाँ का है। ठीक है, वो रेसिडेंट कहाँ का है, वो रेसिडेंट सर वो रहता कहाँ है, इसका तो मतलब ये होता है ना सर, हमने भी पढ़ा है बहुत, सर वो रहता कहाँ है, रहता तो सर वो तीनों जगह में, तीनों जगह इनकम कमाई है, ज़रूरी नहीं है ना बच्चों। हो सकता है वो इंडिया में रह के कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता हो जहाँ पे यूके में वो प्रोवाइड कर रहा है और उसको इनकम तो इंडिया में ही रह के मिल गई, ऐसे ही वो सर यूएस में लेके कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, टीचिंग सर्विस सर प्रोवाइड कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, यूके में बैठ के दे रहा है यूएस वालों को भी सर, यूके वालों इंडिया वालों को भी, तो पैसा तो उसको हर जगह से आ रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सर जो यूके का टैक्सेशन है ना, जो यूके का टैक्स सिस्टम है ना, उसके हिसाब से रेसिडेंट किसको माना जाता है सर, बिकॉज अगर ये हो जाएगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को टैक्स कहाँ पे पड़ना है, वो जो कंट्री का रेसिडेंट बनेगा वहाँ पे मेन सर टैक्स लगेगा। प्लस एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी आ जाता है, ये आप नोट कर सकते हो, मैंने आपको बताया आप स्टिकी नोट और 1-2 कलर के पेन रख सकते हो, बुक के आजू बाजू उसको बढ़िया तरीके से सजा सकते हो। ये सर कुछ नहीं है, आपने तो बहुत बेहतरीन ड्राइंग बनाई है, इसका क्या करेंगे हम सर, इसको आप नोट कर लो, जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम तो आपको समझ में आएगा कि अगर अपन ने ऐसा कुछ डिस्कशन किया था, ये क्यों आया, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो दिस विल रियली हेल्प यू। तो आपने देख लिया कि सर ये रेसिडेंट तो मैंने ढूंढ निकाला, आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करनी चाहिए कि मैंने सर ये रेसिडेंट तो ढूंढ निकाला, ये देखिए मैंने रेसिडेंट तो ढूंढ निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो यूके का रेसिडेंट है, ठीक है, अगर हमने देख लिया यूके टैक्स के हिसाब से कि अगर वो यूके का रेसिडेंट है तो सर उसको यूके की इनकम तो टैक्सेबल होगी डेफिनेटली सर। आपने तो बताया रेसिडेंट स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कंट्री का वो रेसिडेंस रहेगा वो वाली कंट्री का हमें टैक्स भरना पड़ेगा, तो यूके का तो भरना ही पड़ेगा सर। उसको वर्ल्ड वाइड इनकम में भी यूके में टैक्स देना पड़ेगा। दैट मीन सर वो इंडिया से जो पैसे कमा रहा है और ये जो यूएस से पैसे कमा रहा है ना, वो वाली इनकम में भी उसको यूके में टैक्स भरना पड़ेगा सर। बट हो सकता है कहीं कहीं पे मेरे को 2 बार टैक्स भरना पड़े, मैंने तो इंडिया में जब पैसे कमाए तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी तो, मोदी जी ने भी तो मेरे से टैक्स ले लिया था। कल का कंसेप्ट याद रखना, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स, वो उसको वो चीज़ में हेल्प करेगा। बट अगर वो ओवरसीज है, वो नॉन रेसिडेंट है, दैट मीन्स वो यूके का रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। यूके का अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो आपको एक बार इम्पोर्टेंट रखनी है, तो सिर्फ जो उसने इनकम कमाई जो यूके से अराइज हुई है, मतलब यूके में रह के क्या या उसका सोर्स यूके में है, ऐसी कोई इनकम कमाई है उसने, तो उसको उस पर टैक्स लगेगा बच्चों, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो अब हम बढ़ते हैं बुक की ओर और हम देखते हैं कि भाई इसमें बुक में क्या क्या कवर किया है। सर आप कुछ अपने मन से तो नहीं पढ़ा रहे हो? देखो सर, इसमें सबसे पहले हो जाता है कि सर रेसिडेंस क्या है, स्टैच्यूरी रेसिडेंस टेस्ट। ये लॉ के हिसाब से रेसिडेंस का जो टेस्ट है, यहाँ पे हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि भाई अ टैक्स पेयर, उसका जो रेसिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसका कॉन्सिक्वेंस होता है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ देयर यूके एंड ओवरसीज इनकम। यूके के लॉ के हिसाब से रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसकी वजह से डिसाइड किया जाता है कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या है यूके की और उसकी ओवरसीज इनकम की और कैपिटल गेन की। तो जनरली एन इंडिविजुअल हु इज अ यूके रेसिडेंट इज टैक्स्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड इनकम, मैंने बताया आपको, वेयर इज अ नॉन यूके रेसिडेंट इज ओनली टैक्स्ड टू द इनकम जो अराइज हो रही है यूके से। ये तो सर आपने कवर कर दिया, मेरे चार्ट में कवर हो गया, तो सर ये मेरा तो अच्छे से हो गया। सर अब इन्होंने है ना, हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से जज कर लेती है कि भाई तुम ये अगर ऐसा ऐसा कर रहे हो। सर ये जनरली किस प्रिंसिपल्स पे देखेंगे कि मैं वहाँ का रेसिडेंस होगी नहीं? सर हो सकता है कि मैं जितने दिन वहाँ पे रह रहा हूँ उससे देख सकते हैं क्या? हाँ उससे देख सकते हैं। सर हो सकता है कि मैं वो इससे भी देख सकते हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस कहाँ पर है, या हो सकता है सर मैं वहाँ रह तो नहीं रहा हूँ बट मेरा पूरा घर बार फैमिली वो वहाँ पर है, ठीक है। या फिर मेरी सर मैं वहाँ रह बिल्कुल नहीं रहा हूँ बट बहुत सारी इनकम, मेरी जो टोटल इनकम है सर वर्ल्ड वाइड की, उसकी 50 to 80% सर इनकम वहाँ से आ रही। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी। हमें यहाँ पे कैसे देखना है,
सबसे पहले ये डायग्राम तो है कि भाई सबसे पहले आप ये देखो, मैं आपको यहाँ पे लिखाते जाऊंगा साइड में, ये भी आप नोट करना। डज द इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी ऑफ द ऑटोमेटिक्स ओवरसीज टेस्ट। सर ये ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि ये टेस्ट है, ये उसकी कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो और बोलते हो आप यस, तो वो नॉन रेसिडेंट कहला जाएगा। सर नाम में ही है, सर नाम में ही जब उन्होंने दिया है कि ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट, ऐसा कोई टेस्ट है क्या जो ऑटोमेटिक वो ओवरसीज बंदा बन जाएगा, वो यूके का रेसिडेंट नहीं रहेगा? अगर वो येस है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो सर सबसे पहली चीज मुझे क्या चेक करनी है, क्या वो ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट में तो नहीं फॉल हो रहा है? ठीक है सर, ठीक है मैं देख लूंगा ऑटोमेटिक ओवरसीज से। तो यूके गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है भाई, तो अगर बाहर फॉल नहीं हो रहा है ना, ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट के अंदर फॉल नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं अब कि तू ऑटोमेटिक यूके टेस्ट के अंदर फॉल हो रहा है क्या। पहले तो हमने तेरे को बना दिया कि भाई तो अगर ये टेस्ट के अंदर फॉल हो रहा है तो तू यूके का रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। बट अगर तू उसमें फॉल नहीं हो रहा है तो तू ये देख कि तू यूके का रेसिडेंट है क्या। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एक काम करो, यूके टेस्ट लिख दो, ठीक है। फिर थर्ड आ जाएगा कि सर ये दोनों में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या बोला है, कुछ कुछ पैरामीटर्स है बच्चों जिसको हम सफिशिएंट टाइज बोलते हैं। टाइज मतलब आप फिरंगियों के वर्ड्स में मत जाओ, आप ये देखो कि वो कंडीशन अगर मैंने फॉलो करी, कितनी कंडीशन उसमें से फॉलो करी, उससे मेरा जजमेंट किया जाएगा। तो आप देखो कि ये सफिशिएंट टाइज टेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब एक और चीज आप देखो, सर यहाँ पे तो सब कुछ था, आपने क्यों मेहनत करी, क्यों लिखा दी? बिकॉज बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें इस केस में सीक्वेंस में जाना है। सबसे पहले हमें तो यही देखना है कि भाई, ठीक है, हमें यही देखना है कि सर कोई भी एक जो इंडिविजुअल है, अभी हम किसकी बात करें, इंडिविजुअल की, अपने जैसे नागरिक लोगों की। अगर कोई एक इंडिविजुअल है, हमें ये देखना है सर सबसे पहले कि वो ऑटोमेटिक ओवरसीज तो नहीं हो गया। वो एक टेस्ट है सर जो यूके गवर्नमेंट ने बताया है, वो वहां पे फिट तो नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। फिर वो देखना है, अगर पहले अगर नहीं हुआ तो हमें जाना है, अगर ये नहीं होता है तो फिर हमें नीचे जाना है। फिर ऑटोमेटिक ओवरसीज यूके टेस्ट देखना है कि सर ये कंडीशन फॉलो होगा तो हम इसको डायरेक्ट यूके रेसिडेंट बना देंगे। ये दोनों ऑटोमेटिक कंडीशन होगी। अगर ये दोनों फुलफिल नहीं होती तो फिर सफिशिएंट टाइज टेस्ट होगा एक, जिसमें कुछ कुछ कंडीशन होगी, वो हम देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला हमने देखा था कि ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट क्या होता है सर, ठीक है। चलो हमने सबसे पहले देखा कि सर ऑटोमेटिक ओवर टेस्ट मस्ट बी कंसिडर्ड फर्स्ट, वो हमको सर ने बता दिया क्योंकि उसने सर ने फ्लो में लिख दिया है। एन इंडिविजुअल विल ऑटोमेटिकली नॉट बी द यूके रेसिडेंट फॉर द होल टैक्स ईयर इफ। अब देखो इसमें से सबसे पहले सर इफ, ये तीन तीन चीज लिखे। कोई भी लॉ पढ़ते हुए ना आप ये देख लेना कि जब दो तीन ऐसे बुलेट्स है, तीन चार कंडीशन है, सर वो तीनों फुलफिल करनी है कि कोई भी एक करनी है, वो आप कैसे देखोगे? सर ये और है कि एंड है? अगर और है तो इसमें से कोई भी कर सकते हो सर, कोई भी इसमें से कंसीडर कर दिया आप ऑटोमेटिक नॉन रेसिडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता तो तीनों करनी होती। पहले बोलते दे स्पेंड लेस देन 16 डेज इन द यूके ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। 16 दिन से कम, 16 दिन ले लिए नहीं, 16 दिन से कम रही है तो ये कंडीशन में फॉल होंगे। अगर आप 15 दिन, 14 दिन, 13 दिन, 10 दिन यूके में रहे, रिसाइड किए, ठीक है, स्पेंड किए, आपने 15 दिन किए, 14 दिन किए, तो आप ऑटोमेटिकली नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। सर मैंने 14 दिन नहीं किया था, मैं तो काफी बढ़िया रहने गया था, मैं 30 दिन रुका था। सेकेंड कंडीशन क्या आती है? लेस देन 46 डेज, मतलब 30 दिन उसमें कवर हो जाएगा सर आपका। ओहो सर आप तो यूके के रेसिडेंट बनने वाले हो शायद। नहीं, ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड व्हाट नॉट रिसाइडिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 टैक्स ईयर। सर कभी मैं यूके नहीं गया था, एक ही बार गया था, ज्यादा जाने का मन भी नहीं किया सर, एक ही बार गया था, उसमें 30 दिन तो रहा था, बट पिछले 3 सालों में सर मैं उसका रेसिडेंट नहीं था। तो ये जो कंडीशन है क्या बोलती है कि लेस देन 46 डेज रहे हो तुम, करेक्ट, हाँ सर 30 दिन रहा, बट आप पिछले 3 सालों में भी उसके टैक्स रेसिडेंट नहीं हो, हाँ सर मैं नहीं था बिकॉज मैं पहली बार ही गया था। वापस से आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। रहे हो 30 दिन, ठीक है, 16 दिन या उससे ऊपर भी रहे हो तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। फिर तीसरा आता है द वर्क फुल टाइम ओवरसीज। सर मैं पूरे टाइम हो, मैं पूरे टाइम
दूसरी कंट्री में था, मैं इंडिया में था सर, एंड स्पेंड लेस देन 91 डेज इन द यूके ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। सर मैं पूरे टाइम बाहर था, बट 80 दिनों के लिए आया था। सर आपने 30 दिन बोला था ना, आपने बोला इतने दिन क्या है, इससे तो कुछ नहीं होता, यूके का रेसिडेंट नहीं। सर मैं 80 दिन आया, बट बेटा अगर आप 80 दिन भी आए हो, बट आपका जो पूरा काम है वो आपने कोई और दूसरी कंट्री में रह के किया है, तो आप कौन सी कंडीशन में आओगे कि 91 डेज से नीचे, मतलब लेस देन 90 डेज तक अगर आप रहते, तो आप तो 80 दिन ही आए हो, आप 95 आते तो अपन बात करते, ठीक है। आप 80 दिन आए हो तो ये थर्ड कंडीशन में फॉलो होगा, और आप ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट के हिसाब से आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। सिंपली याद रखना बच्चों, देखो इसमें आपको देखना है कि 15 दिन, इसमें अप टू की बात कर लेते हैं सर अपन, चलो ठीक है। इसमें आप देखो कि अप टू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। अप टू 15 डेज है, इसको आप ऐसा समझो, अप टू 45 डेज और अप टू 90 डेज। यहाँ पे जो डेज है वो अप टू है, 15 दिन के नीचे रहा नॉन रेसिडेंट, 15 दिन से ज़्यादा रहा बट 45 डेज तक रहा, 45 डेज के नीचे रहा, और पिछले 3 साल में नहीं था तो भी नॉन रेसिडेंट। फिर सर मैं तो 80 दिन के लिए रहा था, बट बाकी तो मैं पूरा इंडिया में जॉब किया तो भी नॉन रेसिडेंट। सर पहली कंडीशन, ऐसा कोई बंदा है जो पहली कंडीशन में फॉल ही नहीं हुआ, ठीक है, वो रह लिया 120 दिन सर, यहाँ की सब कंडीशन हट गई, तो मैं जाऊँगा नीचे ऑटोमेटिक यूके टेस्ट। ये टेस्ट में सर अगर वो रह लिया, मतलब ये टेस्ट में अगर वो, ये वाले टेस्ट में अगर वो कोई भी एक इसमें सर कोई भी इसमें कैसे बोला आपने देखा, और है क्या, हाँ बच्चों ये देखो ये और है, ठीक है। अगर ये टेस्ट में वो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लिया तो वो यूके का रेसिडेंट बन जाएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं बच्चों, फिर दे आर इन द यूके फॉर 183 और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। सर आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अगर कोई भी इंडिविजुअल 183 डेज या उससे ज्यादा रहा, 185 डेज रहा, 200 दिन रुक गया, तो डायरेक्ट वो यूके का रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। फिर एक देख लो कि देयर ओनली होम इज इन द यूके। सर पूरे देश में उनका एक ही, पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह पैसे कमाता है सर, यूएस में भी कमाता है, इंडिया में भी कमाता है, बट सर रहता तो वो बस यूके में ही है। तो अगर वो सिर्फ यूके में रहता है, ओनली होम रहता, आई मीन टू से उसका घर एक ही यूके में है, जो उसका घर है ना सर, जो मेहनत से उसने बनाया है वो एक ही बनाया है, और वो जो यूके में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़, इसलिए उन्होंने उसको रेसिडेंट बना दिया ऑटोमेटिकली। दे कैरी आउट फुल टाइम वर्क इन द यूके ड्यूरिंग दैट ईयर। सर फुल टाइम वर्क जो वो काम कर रहा है ना, वो फुल टाइम यूके में रह के कर रहा है, तो उसको वो लोग यूके का रेसिडेंट बना देंगे। तो हम वापस आते हैं कि सर 183 डेज या उससे ज़्यादा रहा यूके में, डायरेक्ट रेसिडेंट बन गया। एक ही घर है सर, एक ही घर बना पाया अभी तक में, एक ही घर है और वो यूके में है, तू डायरेक्ट रेसिडेंट बन गया यूके का। सर घर इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, यूएस में हो, पूरा काम सर यूके में करते हैं, फिरंग यूके जा रहे कि उनके घर जाके करते हैं सर, पूरा काम वहीं करते हैं सर, आप यूके के रेसिडेंट हो। तो ये दो टेस्ट देख लिया, पहले टेस्ट में हमें अगर सीक्वेंशियली आएंगे, पहले टेस्ट में कवर हुए तो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट, दूसरे टेस्ट में कवर हुए तो डायरेक्टली रेसिडेंट। फिर सर जब मैंने बताया कि आप दोनों टेस्ट में कवर नहीं हुए, तो सब बात जब आ जाएगी कि सफिशिएंट टाइज की। यहाँ पे इन्होंने ना एक सफिशिएंट टाइज करके बना के रखा है, जिसमें वो लोग हमें बता रहे हैं कि भाई आपको ये चीज़ कंसिडर करनी है। देखो, इफ एन इंडिविजुअल रिसाइड्स कैनॉट बी डिटरमाइन बाय एनी ऑफ द ऑटोमेटिक टेस्ट, जो पहले के दो में अगर आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो बाय द नंबर ऑफ, देन देयर स्टेटस विल बी डिटरमाइंड, जब उनका स्टेटस डिटरमाइन किया जाएगा, ये देखो कैनॉट बी डिटरमाइन ऑटोमेटिक टेस्ट से, देन उनका इट विल बी डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइज दे हैव विद द यूके। टाइज मतलब आप समझ लो ये कंडीशन अगर वो यूके के साथ फुलफिल कर रहे हैं कुछ, उसके बेसिस पे कहलाया जाएगा कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। एंड हाउ मेनी डेज दे आर प्रेजेंट इन द यूके इन अ टैक्स ईयर। तो सर पहले ऑटोमेटिक टेस्ट हो गए दो, जिसमें पहले में हमको भगा दिया गया, डायरेक्ट ओवरसीज का रेसिडेंट बना दिया गया, दूसरे में यूके का रेसिडेंट बना दिया गया, बट दोनों में जब फॉल नहीं हुए तो इन्होंने कोई सर सफिशिएंट टाइज का कंसेप्ट रखा है। उसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, आपको ये देखा जाए कि कोई टाइज, कुछ कंडीशन है, हो सकता है इसमें घर की बात कर लें, हो सकता है फैमिली वालों की बात कर लें, सर अभी हम देखेंगे क्या है। तो ऐसी कुछ कंडीशन है, उसके साथ साथ वो ये भी देखेंगे कि आप कितने दिन वहाँ पे रहे हो, टैक्स ईयर कितने दिन, आप वो टैक्स ईयर में कितने दिन रही हो। तो इसमें दो कंडीशन की वो लोग बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि नंबर ऑफ टाइज, वो जो कंडीशन है वो कितनी, एंड हाउ मेनी डेज दे आर प्रेजेंट इन द यूके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने बताया देयर आर 5 टाइज। पहली बात सर दो चीज़ थी, हमने देखा या पहली चीज़ थी या दूसरी चीज़ थी। तो पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि सर वो कंडीशंस क्या है जो आप बता रहे थे, वो है 5 टाइज। वो बोल रहा है हैविंग क्लोज फैमिली इन द यूके, भाई जो काफ़ी क्लोज है मेरे दिल के करीब,
इनके हिसाब से आपकी बीवी, आपकी सिविल पार्टनर और अ माइनर चाइल्ड। सर माँ बाप को छोड़ दिया सर, ये यूके वाले ऐसे ही होते हैं सर, माँ बाप को छोड़ दिया सर। सो स्पाउस और सिविल पार्टनर, अगर आपकी स्पाउस या जो सिविल यूके में ना दूसरा तरीका होता है अलग अलग शादी करने का, तो एक तो अपनी बीवी हो गई जो अपने इंडिया के हिसाब से, बट वहाँ पे सिविल पार्टनर जो होता है कुछ लॉ के हिसाब से, अगर किसी ने अपने किसी को पार्टनर बना लिया है तो सिविल पार्टनर और माइनर चाइल्ड, मतलब बच्चा भी ले रहे हैं ना सर तो माइनर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी अगर मेरा यूके में है तो वो एक टाइज को मैं टिक कर देंगे, ठीक है, एक टाइज को मैं मान लूंगा कि भाई ये टाइज मैंने फुलफिल करी है, ठीक है। फिर हैविंग अकोमोडेशन इन द यूके इन विच द इंडिविजुअल स्पेंड एटलीस्ट 1 नाइट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। सर एक मेरी अकोमोडेशन है, इंडिया में भी घर है सर, यूएस में भी घर है, इतना पैसा कमाया ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है सर। तो जो इंडिया में घर है, जो इंडिया में घर है, जो यूएस में घर है, उसको छोड़ दो। अगर आपका यूके में भी घर है और सिर्फ आप एक दिन वो घर पे रुक गए, एक दिन भी, उसमें भी नाइट बोला है उन्होंने, एक नाइट अगर आप उसमें रुक गए तो ये टेस्ट आपकी फुलफिल हो जाएगी। कोई भी अपने दिल के करीब वाला, इनके हिसाब से दिल के करीब सर ये याद रखना, इनके हिसाब से दिल के करीब मतलब स्पाउस या माइनर चाइल्ड, ठीक है, या सिविल पार्टनर जो इनके लॉ के हिसाब से होता है, इसमें से कोई भी होगा तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात आएगी कि अकोमोडेशन, सर बहुत सारी जगह है, बट अगर यूके में है और कोई भी एक रात अगर तू चले गया ना यूके में अपने घर में, बस तो वो वाला कंडीशन आप फेल कर। डोंट सब्सटेंशिएट वर्क इन द यूके, डूइंग सब्सटेंशिएट वर्क इन द यूके विच मीन्स एटलीस्ट 40 days वर्किंग एंड एटलीस्ट 3 hours a day। इनके हिसाब से इन्होंने बोला बेटा तू अगर यूके में कुछ सब्सटैंटिव काम भी कर रहा है, दैट मीन्स कुछ मेजर बहुत सारा कुछ तू यहाँ पे काम भी कर रहा है, उसको ये बहुत सारे को कैसे जज कर रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं कि 40 वर्किंग डेज अगर तू यूके में है एंड 3 घंटा एटलीस्ट एक दिन में काम करता है, तो हम मान लेंगे कि ये भी टेस्ट तूने फुलफिल कर ली है सर। 3 हो गई, बची 2 कैसी है। बीइंग इन द यूके फॉर मोर देन 90 days ड्यूरिंग आइदर ऑफ द 2 previous टैक्स ईयर। सर हम तो ये टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जो ये टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मैं इसका रेसिडेंट हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। सर टैक्स ईयर इंडिविजुअल के केसेस पे हमने देखा था, ठीक है, 6 अप्रैल से देखा था, 5 अप्रैल तक सर देखा था, ठीक है। सर इसकी बात करें, इन्होंने एक टेस्ट ऐसा डाल दिया कि बेटा एक काम करो, जो इसके प्रीवियस टैक्स ईयर था ना, मैं प्रीवियस 1 कर दे रहा हूँ इसको, मैं इसको प्रीवियस 2 कर दे रहा हूँ। तो ये जो प्रीवियस टैक्स ईयर था ना सर, इसमें अगर तू 90 days बीइंग इन द यूके फॉर मोर देन 90 days ड्यूरिंग आइदर सर वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर सर दोनों में रहना था क्या 90 days? नहीं बच्चों, इसमें वर्ड उन्होंने यूज किया है आइदर, दैट मीन्स कोई भी एक साल में, प्रीवियस 2 टैक्स ईयर के कोई भी एक साल में अगर वो 90 days के ऊपर रह गया तो आपको उसको ये वाला टेस्ट वो पास हो जाएगा, ठीक है। स्पेंडिंग मोर टाइम इन द यूके देन इन एनी अदर कंट्रीज इन द टैक्स ईयर। अब सर ये क्या बोल रहे हैं, पांचवा कंडीशन भी बहुत अच्छा बनाया है सर, बोल रहे हैं कि तू 10 देशों में रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपैरेटिवली तू अगर यूके में ज्यादा रहता है तो मैं वो भी कंसिडर कर लूंगा। तो इन्होंने बोला है स्पेंडिंग मोर टाइम इन यूके देन इन एनी अदर कंट्री इन द टैक्स ईयर ओनली रेलिवेंट इफ इंडिविजुअल वाज यूके रेसिडेंट इन एनी ऑफ द प्रीवियस 3 टैक्स ईयर। वेरी यूनिक सर, वेरी यूनिक। ये चौथा हमने पॉइंट देखा। सर सब नीचे जाते हैं, 5वां लिखना है, आप ऊपर जा रहे हो बेटा, बच्चों जगह ऊपर है क्योंकि, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, वापस हमें आ गए, ये 1 नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये टैक्स ईयर की हम बात कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, अगर पूरे सब देशों मिला के सबसे ज्यादा दिन तो अगर यूके में रहा, कितने भी दिन बट कंपैरेटिवली यूके में रहा है, ठीक है, उसको भी ये टेस्ट तो अगर फुलफिल कर लेगा। बट इसका एक ही इसमें एक और सब कंडीशन है, वो बोलता है कि एनी ऑफ द, इसमें भी एनी जो प्रीवियस 3 years है, ठीक है, ये देखो 2 3 प्रीवियस ईयर 1, प्रीवियस ईयर 2 एंड प्रीवियस ईयर 3, इसमें से कोई भी इसमें, ठीक है, इसको ज़्यादा ही हो गया यार, ठीक है, इसमें से कोई भी इसमें एनी टैक्स ईयर में वो अगर रेसिडेंट रहा, ठीक है, वो अगर रेसिडेंट रहा तो ये वाला जो 5th वाला कंडीशन है जो बोलता है मोर डेज इन यूके, वो आप गवर्न कर सकते हो, वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो पहले इसमें तो है कि मोर डेज इन यूके, जो उसने बात की है मोर डेज इन यूके
उसकी बस एक कंडीशन है कि इन प्रीवियस जो 3 टैक्स ईयर है उसमें से कोई भी एक साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए था। फिर उन्होंने बताया कि सर आपने बोलते इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो वो देखेंगे कि कुछ टाइज है, ये कंडीशन हमने 5 डिस्कस कर ली। सर एक बार और देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था। 5 कंडीशन में हमने देखा था कि हमारे दिल के करीब वाले लोग, दिल के करीब वाले, इनके हिसाब से मेरी स्पाउस या माइनर बच्चा अगर यूके में है तो एक कंडीशन मैं फुलफिल करूंगा। अगर मेरा एक ही अकोमोडेशन है, हैविंग अकोमोडेशन यूके विच, हाँ एक अकोमोडेशन है यूके में, कहीं पे भी हो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मेरे यूके में है तो सर एक रात अगर मैं वहां रुक गया तो सर वो भी मेरा एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। डूइंग सब्सटेंटिव वर्क, इन्होंने बोला कि अगर तुम 40 दिन से ज़्यादा काम कर रहे हो और दिन में 3 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो तो हम उसको सब्सटेंटिव वर्क मांगेंगे और देखेंगे कि भाई ये सब्सटेंटिव वर्क तो यहाँ पे कर रहा है यूके में, इसलिए थर्ड कंडीशन तो फुलफिल कर लेंगे। सर बहुत अच्छी कंडीशन थी फोर्थ वाली की, सर कोई भी टैक्स ईयर जिसको मैं जज करूँ उसके पिछले 2 सालों में अगर मैं उसका 90 डेज से ज़्यादा, बीइंग इन द यूके फॉर मोर देन 90 डेज ड्यूरिंग आइदर ऑफ द 2 प्रीवियस टैक्स ईयर, पिछले 2 सालों में अगर मैं 90 डेज से ज़्यादा रहा तो मेरा इस टैक्स ईयर को भी मैं ये टैक्स ईयर के हिसाब से भी ये वाले टेस्ट में मैं एक और कंडीशन फुलफिल कर लूँगा। फिर उन्होंने बोला सर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह रहो कोई दिक्कत नहीं, अगर यूके में सबसे ज़्यादा रहे हो और यूके में सबसे ज़्यादा रहे और पिछले 3 प्रीवियस टैक्स ईयर में अगर आपने कोई भी एक टैक्स ईयर में अगर आप यूके के रेसिडेंट थे तो मेरी 5th कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। तो मेरी ये 5 कंडीशन मैं ये देख लूँगा, कोई भी क्वेश्चन आया तो आप देख लेना कि ये कंडीशंस में से मेरी कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। ठीक है, 5 में से 2 हो रही है, कोई केस में 3 हो सकती है, कोई केस में 4 हो सकती है, कोई केस में 5 भी हो सकती है। तो इसका क्या हेल्प होगा सर? हमने देखा था ना 2 चीज़ें हैं, हमने क्या देखा था 2 चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ टाइज, ये नंबर ऑफ टाइज मतलब नंबर ऑफ कंडीशन कितनी आप फुलफिल कर रहे हो। दूसरी चीज़ थी कि हाउ मेनी डेज दे आर प्रेजेंट इन यूके इन अ टैक्स ईयर, तो वो साल में जिस साल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना सर, वो साल में आप यूके में कितने रहे, तो ये सेकेंड चीज़ थी। तो उसका कहाँ यूज़ हो रहा है, इन्होंने एक टेबल दिया है, देखो जी इन्होंने एक टेबल दिया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप डेज इन यूके लेस देन 16, अगर आप अपना पहले ये देख लो कि डेज इन यूके आप कितने थे, लेस देन 16, 16 टू 45, 46 टू 90, ये उन्होंने रेंज दे दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी दे दी। ठीक है, लेस देन 16 इतना था, 16 टू 45 इतना था, 46 तो ये। फिर उन्होंने बोला आप ये एक अपने इसको फॉलो कर लो। सर मैं 40 डेज रहा था तो यहाँ पे आ गया। फिर आप जाओ प्रीवियसली रेसिडेंट या प्रीवियसली नॉन रेसिडेंट, अगर आप पहले कभी भी अगर रेसिडेंट रहे हो तो आप ये वाले टेबल में जाओ, ये यहाँ पे खड़ा हूँ सर मैं, ये खड़ा हूँ, ठीक है, ये एक बंदा खड़ा है, वो प्रीवियसली रेसिडेंट था तो ये वाले इसमें जाएगा, वो प्रीवियसली नॉन रेसिडेंट था तो ये वाले। तो सबसे पहले देख लेना सर, अगर प्रीवियसली रेसिडेंट था तो नॉन रेसिडेंट वाले टेबल को देखना ही नहीं सर, जो काम की चीज़ है उसे देखना। प्रीवियसली रेसिडेंट था, हाँ सर 40 दिन रहा, बेटा तू ये बोल रहे हैं कि तू यूके का रेसिडेंट बन जाएगा अगर तूने 4 टेस्ट या उससे ज़्यादा फुलफिल करे होंगे। तो क्यों? रेसिडेंट है 4 यूके टाइज और मोर अगर फुलफिल करता है, अगर वो 16 से 45 डेज में रहता है। सर मैं 40 दिन था, मैंने तो सर 3 ही टाइज फुलफिल करी, तो वो मैं नॉन रेसिडेंट बन जाऊंगा। ये हमें यही देखना है कि ये कंडीशन अगर ये डेज के साथ फुलफिल हो रही है तो मैं रेसिडेंट बन जाऊंगा। कि मैं सर 95 डेज था, ये कैटेगरी में आ गया सर, मैं 95 डेज रहता और मैंने सर तीन टाइज फुलफिल कर ली थी सर, एक घर वाला भी था, मेरे क्लोज रिलेशन वाले भी थे, सब्सटेंटिव वर्क भी कर रहा था, तो बेटा ठीक है, फिर तो यूके का रेसिडेंट है, यूके में टैक्स भर बढ़िया उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे, फिर उसमें डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स वाला भी कंसेप्ट आ जाएगा। फिर सर मैं ना 121 डेज और ये 182 डेज वाली रेंज में आ गया, बट सर मेरे 3 टाइज थे, 3 टाइज की भी जरूरत नहीं सर, एक भी टाइज होता तो तू बन जाता। फिर ये देखो 183 डेज और मोर में रहा, डेफिनेटली हमने पहले ही पढ़ा था, वो टेस्ट में कवर हो गया होता, आपको याद है। 183 डेज से मैं ज़्यादा रहा और मोर रहा तो ऑटोमेटिकली मैं रेसिडेंट बन जाता था। कोई मतलब नहीं मुझे कि मैं पिछले साल में पिछले कोई भी सालों में मैं रेसिडेंट हूँ कि नहीं हूँ, तो ये कंसेप्ट बहुत हो जाता है। ठीक है, इसमें हम वापस से एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं। सफिशिएंट टाइज टेस्ट एंड इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसकी हमने 2 कंडीशन देख ली। ठीक है, उसमें से 5 टाइज थे और उसके बाद डेज था। द फॉलोइंग टेबल उन्होंने बताया, शोइंग द नंबर ऑफ टाइज बाय रेफरेंस टू द नंबर ऑफ डेज इन यूके विल बी प्रोवाइडेड इन अ टैक्स रेट एंड अलाउंसेस इन द एग्जाम। सर गुड न्यूज़ दे रहे हो,
देखो बच्चों, यूके जो टैक्सेशन एग्जामिनेशन है ना, वो ऐसे ही डिजाइंड है जहाँ पे आपको ये नहीं देखना है आपको मेमोरी बहुत उस आपकी यूज़ नहीं हो रही है, आपको प्रोसीजर समझ में आ रहा है क्या, आपको इंटरप्रिटेशन करना आ रहा है क्या, लॉ कैसे वर्क करता है, कैसे एडमिनिस्टर होता है वो आ रहा है क्या। वो ये मानते हैं कि अगर आपको कुछ टैक्स रेट या कोई कंडीशन की ज़रूरत हो तो आप गूगल करके उसे देख सकते हो, ठीक है। सो आपको इसमें मेमोरीज वाली जो भी चीज़ें हो सकता है, टैक्स रेट कितना मुझे अलाउंस है, कितना डिडक्शन, जहाँ पे भी चीज़ें आपको लग रहा है कि बहुत रटने वाली हो जाएगी, वो सर आपको एग्जाम में दे दी जाएगी। एग्जाम में आपको ये सब दी जाएगी, आप उसको रेफर कर सकते हो एंड फिर कैलकुलेशंस कर सकते हो। आपको प्रोसीजर आना चाहिए, आपको टेस्ट आना चाहिए कि मुझे पहले ऑटोमेटिक लगाना है, ये कौन लगाना है। इन्होंने बोला है कि ये जो फॉलोइंग टेबल है ना सर, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो वेरी इजी। इसमें फिर क्या है, क्या रटोगे, कुछ नहीं रटना है, एग्जाम में आ जाएगा, ये देख लेना कितने दिन था कितने दिन नहीं था, और फिर आप वैसे के वैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब बोले सर आपने बहुत सारी बात तो कर ली, आपने बहुत सारी चीज़ें ये भी बताई थी सर कि यूके में रहने से इतने दिन रहा तो ये होगा, इतने दिन रहा तो वो होगा, इतने दिन रहा तो ये टेस्ट में ये होगा वो होगा। सर बट डे स्पेंट इन यूके, यूके में रहने का मतलब किसको कहा जाता है, किस चीज़ को कहा जाएगा। तो अ डे इन द यूके, इन एनी डे, अ डे इन द यूके इज एनी डे इन विच एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन द यूके एट मिडनाइट। तो सर वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मिडनाइट में, वो दिन शुरुआत होने के पहले, जो जो मिडनाइट होती है उसकी रात को 12 बजते हैं, उस वो टाइम पे तो अगर वो यूके में था तो वो मान लिया जाएगा कि तूने वो दिन स्पेंड किया है यूके में, ठीक है सर। अपन बात करते हैं सर 15 अगस्त, अपना भी तो थोड़ा इसमें सर रेफरेंस आना चाहिए। 15 अगस्त के दिन सर बंदा रात को 12:15 पे, 15 अगस्त के दिन की बात कर रहा हूँ सर, मतलब जब 14 अगस्त खत्म हुआ और रात को 12 बजे उस दिन की यहाँ पे सर यूके में आया, तो वो दिन वहाँ पे मान लिया जाएगा, ठीक है सर। वो रात को 15 अगस्त यूके में सेलिब्रेट किया सर, ठीक है, 15 अगस्त यूके में सेलिब्रेट किया, ठीक है। फिर रात को सब पार्टी वार्टी करके सर, सब अपना वहाँ पे झंडा फहरा के फिर सर वो आया रात को 11:45 में इंडिया के लिए निकल गया। तो वो तो वैसे ही 12 बजे आ गया था, तो ठीक है मान लिया जाएगा सर। अगर ये 12 बजे, ये तो यूके का उस दिन उसने स्पेंड कर लिया, मगर सर अगर 12 बजे नहीं आता, ठीक है, ये 14 अगस्त की रात को ही 11:45 में आ जाता, तो मिडनाइट में तो नहीं थे सर, करेक्ट, मिडनाइट में तो नहीं था सर, और 11:45 में वो चले गया सर। वो नेक्स्ट दिन की भी तो मिडनाइट में वहां पे नहीं था, तो वो ये दिन में आ जाएगा, 15 अगस्त में उसका एक दिन काउंट हो जाएगा, स्पेंड मान लिया जाएगा। बट बच्चों अगर वो 15 अगस्त की रात को 12 के बाद वाली कोई भी फ्लाइट में गया ना सर, 12 के बाद वाली कोई भी फ्लाइट में अगर गया तो उसका 15 अगस्त वाला दिन नहीं गिना जाएगा, सिर्फ एक दिन पहले वाला गिना जाएगा। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि जो दिन की, जो तारीख की बात हो रही है, उसकी मिडनाइट पे अगर वो दिन वहां पे रहा, मिडनाइट में रहा, तो वो दिन काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सर एक्टिविटीज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। इन वन टैक्स ईयर, ठीक है, इसमें एक्टिविटी 1 में हमें क्या बताना है, यूके का रेसिडेंट हूं या यूके का नॉन रेसिडेंट हूं। सो इन वन टैक्स ईयर सैली स्पेंड 15 डेज इन द यूके। ये बोल रहे हैं कि सर कोई भी एक टैक्स ईयर में ना सैली ने सिर्फ 15 दिन यूके में बिताए हैं, क्या होगा सर, ये रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट। वेरी सिंपल, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम जाएंगे ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट में। ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट सर अभी आपने पढ़ा है, एकदम से रट थोड़ जाएगा, आपको रेफर तो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है सर। हमने बोला था कि 15 दिन तक अगर वो यूके में रही और उसने कुछ नहीं किया, और ये पहले ही टेस्ट में अगर ये कवर हो जाएगी, देखो लेस देन 60 डेज, ये सर लेस देन 60 डेज, क्या 15 दिन रही मेरी साली, ठीक है, ये साली मेरी 15 दिन ही रही, तो ये मेरी यूके की रेसिडेंट नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। ओवरसीज टेस्ट, ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट को ही फुलफिल कर देगी पहली कंडीशन कि 15 दिन या उससे कम रही हूँ तो मैं नॉन रेसिडेंट हूँ। तो सर ये इसका आंसर आ जाएगा एज ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट फुलफिल्ड किया है तो ये मेरी नॉन रेसिडेंट है, और बोल सकते हो कि यूके की रेसिडेंट नहीं है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर, बट एग्जाम में ना ध्यान रखना होता है, आपको रिवाइज करो। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको आप घर जाके एक बार, 1-1.5 घंटे की क्लास है तो आधे टाइम में उसको आप रिवाइज कर लो, और नेक्स्ट डे मैं वापस से एक बार समरी डायग्राम से पूरा बता ही देता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। ये 3 रिवीजन बहुत है, फिर आप एग्जाम के टाइम पढ़ना, थोड़े बहुत जो अपनी प्रैक्टिस किट है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू विल सेल थ्रू। सेकेंड एक्टिविटी सर, सेकेंड एक्टिविटी में क्या बात हो रही है? जिमी हैज लिव्ड इन टोक्यो वेयर ही ओन्ड अ हाउस ऑल हिज लाइफ। सर वो टोक्यो में रहा, ठीक है, अपन यहाँ बना लेते हैं जिमी है, ठीक है, ये टोक्यो में रहा और टोक्यो में उसका घर था, ठीक है, टोक्यो में जिमी का घर था, ठीक है, घर जमीन पे तो होगा, हाँ। ऑल ऑफ हिज लाइफ उसने वहां पे घर एक ओन किया, ठीक है। ही केम इन द यूके, आओ भाई, यूके के टैक्स की बात कर रहे हैं ना, आओ भाई, वेलकम। ही केम इन द यूके ऑन 1st of May, 1st of May 2022 को सर आका है। हैविंग सोल्ड इज आउट इन यूके, सर ये बेच दिया, सेल लगा के इसको बेच दिया सर, गया, अब ये नहीं रहा, जैसे ही वो यूके में आया ये नहीं रहा, ठीक है, ये बेच दिया। 1 महीने पहले बेचा सर, देखो ऑन 1st में हैविंग सोल्ड हिज हाउस इन टोक्यो द मंथ बिफोर, 1 महीने जिस दिन वो आया ना, 1 महीने मतलब जून में उसने कभी तो भी बेच दिया। ही डिसाइडेड टू बाय अ फ्लैट इन लंडन विच ही यूजेज एज हिज ओनली होम। सर बहुत बढ़िया है सर, ये यूके में आ गया, पूरी ज़िंदगी रहा वहाँ पे, बट यूके में आ गया और सिर्फ एक उसने वहाँ अपना एक घर ले लिया और उसका वो एक ही घर है, ओनली होम है। सर कुछ है क्या? वापस देखें हम कंडीशन। यस बच्चों, पहले इसमें हमने क्या देखा था? 16 दिन 46 डेज, ये सब तो बात ही नहीं रही, नॉन रेसिडेंट नहीं रहा, हमें पता नहीं है कि पिछले 3 सालों में क्या था। पिछले 3 देखो, 16 दिन 1 मई को आया, पूरे टाइम रहा, ठीक है, तो ये देख लिया जाएगा कि वो ऑब्वियसली काफ़ी सारे दिन रहा है, तो 16 से तो ज़्यादा रहा है, 46 से भी ज़्यादा ही रहा है, एंड 91 डेज से भी ज़्यादा रहा है। पहले अपन गिन लेंगे सर कितने दिन रहा है, ठीक है बच्चों, अपन दिन गिन लेते हैं, अपने क्वेश्चन में वापस जाते हैं, ठीक है, ये टाइमलाइन बनाइए आप, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कभी भी है ना थोड़ा एग्जाम में एक और दिमाग लगाना, पहले ये देखना कि कोई वो ऑटोमेटिक कंडीशन फिलफिल कर रहा है क्या। आपने ये देख लिया सर डेफिनेटली मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की सर 5 तारीख तक का हमारे पास समय है। सर बहुत सारे दिन है, मेरे को तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है सर, आप फालतू में कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना, बहुत सारे दिन है, फालतू में कैलकुलेशन कर रहे हो सर, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो सर मैं काम करूं, पहले मैं जल्दी से, मैंने देख लिया कि तो सर 200 दिन से ज़्यादा है, काफ़ी सारे दिन हैं, कितने सारे दिन है, तो मैं देख लूँ कि सर 16 डेज से तो ज़्यादा ही है, 40 डेज से भी, तो 46 डेज से भी ज़्यादा ही है, 91 डेज से भी तो ज़्यादा ही है, तो ये टेस्ट तो मैं फुलफिल नहीं कर रहा, मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। दे आर इन द यूके फॉर 183 डेज और अ टैक्स ईयर, सर वो मेरे को देखना पड़ेगा कि 183 डेज से ज़्यादा है कि नहीं। सर द ओनली होम इज़ इन यूके, बात ही खत्म हो जाती है सर, MCQ तो रहेगा इसमें, ओनली होम इन यूके सर, ओनली होम इन यूके, वैसे ही मैं ऑटोमेटिक रेसिडेंट बन गया यूके का, खत्म, पिक्चर क्लोज। कैलकुलेशंस वहाँ करना है जहाँ पे नीड हो, ठीक है, यहाँ पे आपको फिर भी करना है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, अपन हम देखते कि सर इन्होंने खुद कैलकुलेशन किया था क्या, तो मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या किया है। देखो सर, जिमी डज नॉट सेटिस्फाई द ऑटोमेटिक ओवरसीज कंडीशन, सर हमको बता दिया है, तो हमको पता है सर, ठीक है, बिकॉज ही इज प्रेजेंट इन यूके। उसने क्या किया, डायरेक्ट उसके जो लास्ट डे था 46 डेज, उससे ज़्यादा वाला देखा, वो कंडीशन डाल दी कि उससे जिमी सेटिस्फाई द ऑटोमेटिक, क्योंकि ही इज ओनली वर्क एट होम, खत्म, डायरेक्ट उसने देखा ऑटोमेटिक रेसिडेंट है, उसने कर दिया, ठीक है। तो हमारी एक्टिविटी नंबर 2 हो जाती है 3, ठीक है। एनडी, क्या क्या नाम रखते हैं यार ये लोग, सर एनडी जो है, ठीक है, एनडी वॉज यूके रेसिडेंट इन टैक्स ईयर 21-22, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, टैक्स ईयर
21-22 में वो यूके का रेसिडेंट है, बट वाज ओनली प्रेजेंट इन यूके फॉर 80 डेज इन दैट टैक्स ईयर। सर ये रेसिडेंट तो था, 80 दिन यूके में था। ही डज नॉट सेटिस्फाई आइदर द, उसने पहले ही बोल दिया कि भाई तुम क्या टेस्ट देखोगे, जो पहली वाली है वो उसने किया ही नहीं है, तो उसने आइदर द ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट और द ऑटोमेटिक यूके रेसिडेंट टेस्ट, ये भी नहीं किया। सर क्वेश्चन ही आपको बोल रहा है कि जब उसने पहले 2 ऑटोमेटिक टेस्ट 2 नहीं दिया तो उससे वो तरफ से दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। पहले 2 नहीं किया, उसको छोड़ दो, थर्ड पे जाओ। थर्ड वाला क्या होता है, मेरे जो टेस्ट है 2 चीज़ों को कंसिडर करके वो हमें देखने हैं, ठीक है। इन द टैक्स ईयर 2022-23 एनी स्पेंड 48 डेज वर्किंग 5 आवर्स इन अ डे इन यूके। सर कुछ याद आ रहा है कि सर एक अपन ने देखा था, एक कंडीशन थी सर वो टाइज वाले टेस्ट में, जहाँ हमने ये देखा था कि जहाँ पे भी अगर वो सब्सटेंटिव वर्क कर रहा है मेरे यूके में, उसको उन्होंने बोला था 40 दिन से ज़्यादा, ठीक है, 40 दिन से ज़्यादा अगर वो यूके में रह रहा है और हर दिन 3 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है। सर सैंडी नहीं, ये क्या है, एंडी। एंडी तो सर वैसे भी 48 डेज रह चुका है, जो 40 से प्लस है सर, ये मैंने लिख लिया। एग्जाम में भी आप ऐसे नोटिंग कर सकते हो। वैसे तो क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर में ही रहेंगे, वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन है तो आप यहाँ पे ऐसे कुछ भी नोटिंग कर सकते हो। आपके पास रफ नोट रहता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो 40 प्लेस डे रह गया और 5 घंटे काम करता था, वो कंडीशन तो हो गई सर। मिडनाइट में भी था, मैंने देखा। एंडीज वाइफ लिव्स इन यूके इन देयर जॉइंट होम। सर ये भी बोलने वाली बात है, मतलब बता रहे हैं कि बीवी के साथ रहता था और उनके जॉइंट घर में रहता था, तो अलग अलग भी घर रहते हैं, देख लो सर। तो जॉइंट होम एंड एंडी लिव्स इन दिस होम व्हेन ही इज इन द यूके। तो जब भी वो यूके में आता है, ये बोल रहे हैं कि भाई यूके में जब भी आता है तो ऑब्वियसली अपनी बीवी के साथ जॉइंट होम में रहेगा। एंडी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द टैक्स ईयर इन स्पेन, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन को देखेंगे कि इसने 40 प्लस डेज रहा, ठीक है, 5 आवर्स भी काम किया, उसकी वाइफ यहाँ रहती है उसके जॉइंट होम में। सर आ जाओ सर, टेस्ट बताओ सर, टेस्ट बताओ। हैविंग क्लोज फैमिली, ग्रीन कलर का क्वेश्चन है, ग्रीन कलर से करेंगे। ये कंडीशन फिलफिल हो गई, एक कंडीशन हो गई सर, ठीक है। हैविंग अकोमोडेशन इन यूके, जहाँ पे सिर्फ उसने एक नाइट, हमने बताया ना वो अपनी बीवी के साथ रहता है और एक रात वहाँ पे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। डूइंग सब्सटेंसिव वर्क इन द यूके, सर 3 कंडीशन फिलफिल कर रहा है बंदा। सब्सटेंटिव वर्क भी तो कर रहा है, हमने बताया था 40 दिन से ज्यादा काम किया है, 3 घंटे से ज्यादा काम किया है, 48 डेज काम किया है, 5 घंटे करता था, मेहनती बंदा है सैंडी। नहीं सर, एंडी, ठीक है। बीइंग इन द यूके फॉर मोर देन 90 डेज, ये फुलफिल हो रही है कि नहीं हम देखेंगे। स्पेंडिंग मोर टाइम इन यूके इन एनी दैट, ये तो फिर बाकी स्पेंडिंग मोर टाइम क्या, उसने बता दिया इतने दिन रहा है, 48 दिन रहा है, बाकी पूरे टाइम तो वो कहाँ था, स्पेन में। तो हमारी 3 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं सर। एक काम करो, आप मुझे वो टेबल बता दो, क्योंकि इसमें देखना है मुझे 46 से ज़्यादा डेज है, 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, रेसिडेंट माना जाएगा। यस, अगर आप देखोगे 3 कंडीशन हमने देखा फुलफिल कर ली, पहले की 3 कर ली। फैमिली, बीवी रखा है यूके में, हैविंग अकोमोडेशन इन यूके, डेफिनेटली अकोमोडेशन है और बीवी के साथ, सॉरी मतलब बीवी का जो वो घर है जो उन्होंने बताया था क्वेश्चन में, एक रात तो वो वहाँ पे रुका भी था, तो वो हो गया एंड डूइंग सब्सटेंसिव वर्क इन यूके। इसमें जाता है कि भाई इसने 40 दिन से ज़्यादा काम किया और दिन में 3 घंटे से ज़्यादा काम किया। यस सर, 48 डेज काम किया और 5 घंटे काम किया, तो मेरे 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं। मैं ये इसमें फॉल होता था 48 डेज वाले, इसमें 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं, ये इसमें मैं फॉल हो रहा हूँ और मेरे 3 टाइज फुलफिल होते हैं, मैं रेसिडेंट बन जाऊँगा। सर आपने ये टेबल क्यों देखा, आ जाओ बच्चों, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। एंडी वॉज यूके रेसिडेंट इन 21-22, क्वेश्चन में दिया गया था कि वो 21-22 में है, वो टेबल में दिया है कि प्रीवियसली रेसिडेंट है क्या, बस चिपक गया, वो कंडीशन भी चिपक गया, वो टेबल देखा इसलिए हम वो उसमें कैलकुलेशन आया। फिर हम बात करेंगे सर, रेसिडेंट का कंसेप्ट काफ़ी बड़ा था। इसमें सर हमने देखा कि भाई ऑटोमेटिक टेस्ट था, ऑटोमेटिक टेस्ट से उससे डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट बना दिया गया यूके का। फिर एक ऑटोमेटिक टेस्ट आया, अगर उसने पहला ऑटोमेटिक टेस्ट फॉलो नहीं किया तो हमने सेकंड कंडीशन देखी। सेकंड कंडीशन में सर हमने ये देखा कि उसे ऑटोमेटिकली रेसिडेंट बना दी गई कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस का उपयोग करके। सर यूके गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्टली सेकेंड वाले अपने रूट में उसको डायरेक्टली यूके का रेसिडेंट बना दिया। जब सर ये तीनों चीज़ काम नहीं आई ना, तो उन्होंने कुछ तो भी एक कॉम्बिनेशन बनाया है, टेबल बनाया है, जिसमें उन्होंने बोला ये 5 मेरे टेस्ट है, ये 5 में से जितने आप टेस्ट करते हो पहले वो देख लो
कि कौन कौन से टेस्ट आप फुलफिल करते हो और फिर आप पहले रेसिडेंट थे या नहीं थे, वो हिसाब से वो टेबल पे जाओ जो उनके सेकंड और थर्ड टेबल है, फिर उसके बाद उन्होंने जो कॉलम है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर उसमें आप ये भी देखो कि आप कितने दिन वो टैक्स ईयर में थे। तो सर जो हमने सफिशिएंट टाइज वाला देखा ना, ये बड़ा यूनिक था, उसमें 3 चीज़ें का उपयोग था। पहले आप ये देख लेना कि आप वो टैक्स ईयर में कितने दिन यूके में रहे, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो कितने दिन रहा वो ब्रैकेट से आप पहले कभी रेसिडेंट थे या नहीं थे, एंड फिर आपको वो कंडीशंस दोनों कहाँ पे फॉलो हो रही है उसको देख के आप बता सकते हो कि बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब बात सर बहुत इंपॉर्टेंट आपने बता तो दी कि मैं रेसिडेंट हूँ, आपने ये भी बता दिया कि अगर मैं रेसिडेंट हूँ, अगर मैं यूके का रेसिडेंट हूँ सर, तो यूके की इनकम तो मेरे को टैक्स भरनी ही पड़ेगी, बट यूके का टैक्स लॉ बोलता है कि वर्ल्ड वाइड इनकम भी भरनी पड़ेगी। सर थोड़ा ज्ञान दे दो ना कि बाकी टैक्स लॉ ऐसे ही करते हैं क्या कि सर जो रेसिडेंट है वो कंट्री का, वो कंट्री की इनकम तो भरनी पड़ेगी और बाकी देशों की भी जो इनकम है वर्ल्ड वाइड उससे भी टैक्स भरा देते हैं। यस बच्चों, जनरली जो डायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम होता है इसमें वर्ल्ड वाइड इनकम, बिकॉज अगर आप वो देश के रेसिडेंट हो तो आप उसमें तो जितनी है, क्योंकि आप इनकम कमा तो ले रहे हो बाहर की, एक्सपेंड कहाँ कर रहे हो सर, ये देश में, ठीक है। तो इकोनॉमी में इफेक्ट जो आ रहा है, जो फाइनल इफेक्ट आ रहा है वो आपकी रेसिडेंट देश में भी तो आ रहा है, बिकॉज आप इसलिए तो उन्होंने देखा कि आप कितने दिन रह रहे हो, आपकी फैमिली कहाँ है, आपकी क्लोज फैमिली कहाँ है, आप ज़्यादा काम क्या कर रहे हो, कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा कहाँ रह रहे हो, ठीक है। तो जनरली बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे ही किया जाता है। तो सर हाँ, आपने बता दिया कि वो टेस्ट का हो गया, फिर हमने देख लिया कि वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स हो जाएगा यूके का रेसिडेंट हूँ, और अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, सिर्फ जो इनकम मेरी यूके से अराइज हुई, डेफिनेटली यार आप वो कंट्री में जाके पैसा कमा रहे हो, तो जो आपकी इनकम, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, भारत माता की जय, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, बट जो मैंने यूके में पैसे कमाए, ये मेरा जो लेक्चर है तो यूके में बहुत बिकेगा, उनको हिंदी समझ नहीं आएगी वैसे, बट इंडियंस भी बहुत है वहाँ पे, तो जो मेरा लेक्चर है वहाँ बहुत बिकेगा, मेरा बहुत सारी अर्निंग्स होगी यूके से, ठीक है। तो बहुत सारी अर्निंग्स होगी यूके से, ये अर्निंग्स जो यूके से होगी तो मेरे को यूके गवर्नमेंट को उसका टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये हमने कंसेप्ट देख लिए जहाँ पे हमने रेसिडेंट को कहाँ पे कितना टैक्स भरना पड़ता है और रेसिडेंट कैसे कैलकुलेट कर दिया था। अब सर इंपॉर्टेंट आ जाता है कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। सर अब मुझे ये बताओ सर, आपने तो बहुत पहले बोला था कि भाई नेचर ऑफ इनकम से शायद गवर्नमेंट ऐसा कर दें कि कुछ इनकम को कम टैक्स लगाए, या आपकी इनकम सिर्फ इतनी ही कि गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा टैक्स ना ले। तो ये कंप्यूट कैसे करना है सर? मेरी टैक्सेबल इनकम मतलब जिस पे टैक्स लगने वाला है सर, मतलब मैं ये समझूं कि अगर आप टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हो तो जिस पे टैक्स लगने वाला है अगर आप बोल रहे हो, तो ऐसी भी कोई इनकम हो जाएगी जिस पे टैक्स नहीं लगने वाला है? बिल्कुल। तो हम ये देखेंगे कि वो कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगने वाला है। So computing taxable income, and individual's income from all sources is brought together, aggregated in a personal tax computation of each tax year. So ये क्या बोला है इसने? पहले इसने क्या ज्ञान दिया है कि भाई मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी जितनी भी इनकम है, इनकम 1, इनकम 2, इनकम 3, इनकम 4, ठीक है, रेंट की है, मेरे बिजनेस की है, मेरे प्रोफेशन की है, ठीक है, मेरे प्रोफेशन की है, ठीक है, और मेरी इंटरेस्ट इनकम है। सर से बहुत पैसा था बैंक में डाल के रखा है, इंटरेस्ट इनकम भी होगी। तो इसको ये बोल रहे हैं कि भाई आपको हम ये सबको एग्रीगेट कर देंगे, ठीक है, प्लस 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 कर देंगे सबको, और फिर हम इस पर कैलकुलेट करेंगे कैसे आएगा। तो इन अ पर्सनल टैक्स कंप्यूटेशन। सर ये एग्रीगेट कैसे करेंगे? सर हम आपका टैक्स ईयर देखेंगे ना, जो आपका टैक्स ईयर है हम वो देखेंगे, जो 6 अप्रैल से 5 अप्रैल जो होता है, ठीक है। अब ये की टर्म इन्होंने बोला ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको भी अपन इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, वहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। टैक्स ईयर, द टैक्स ईयर और फिस्कल ईयर और ईयर ऑफ असेसमेंट। सर अभी तक तो ये टैक्स ईयर की बात कर रहे थे, अब इन्होंने तीनों नाम दे दिए, नामकरण कर दिए सर, एकदम से 3 नाम हो गए, मैं कैसे लर्न करूंगा? यस बच्चों, देखना पड़ेगा कि कहीं पे भी जहाँ टैक्स ईयर दिया है, फिस्कल ईयर दिया है और ईयर ऑफ असेसमेंट दिया है, वो यूके के टैक्स लॉ के हिसाब से बोला जाएगा 6 अप्रैल से 5 अप्रैल की बात। एंड फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि अगर मैं टैक्स अप्रैल 22-23 की बात करूंगा, 22-23 कभी भी ये देखना, जहाँ ऐसे रेंज दिया गया होगा ना, जहाँ ऐसी रेंज दिया हुआ गया होगा, तो जहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल आ जाएगा 22 इसमें, यहाँ पे तो 6 अप्रैल 2022 से वो बात कर रहे हैं। जब भी टैक्स ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं तो मेरे 5 अप्रैल 2023 का, तो ये टर्म उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से रन इतने टाइम से इतने टाइम की रेंज में फॉलो होता है। ये देख लो, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन टैक्सेबल इनकम,
हियर इज द प्रोफॉर्मा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। सर ये बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स यूके गवर्नमेंट वाले आपसे टैक्सेबल इनकम पे लेंगे, ठीक है, और ये इसका प्रोफॉर्मा है। सर आप जब भी आपकी पूरी इनकम है उसको एकत्र कीजिए, एक जगह लाइए और यही सब कैटेगरीज में सर बांट दीजिए। सर वो बोल रहे हैं कि हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है जिसका नाम है नॉन सेविंग इनकम, हम उसको नॉन सेविंग इनकम बोल रहे हैं। सर नॉन सेविंग इनकम में अपना जनरल ज्ञान से ये देख लूँगा, जो पैसा मैं सेव नहीं करता, जो मेरी इनकम मेरे सेव्ड कहे हुए पैसे से, जैसे मैंने पैसा सेव किया बैंक में डाल दिया, उसका इंटरेस्ट आया, वो तो मेरी सेविंग से पैसा आया, तो वो तो नॉन सेविंग इनकम होगी ही नहीं, वो तो मेरी सेविंग इनकम हो जाएगी। अपना ज्ञान नहीं लगाना है, इन्होंने हर चीज़ बताई है कि क्या क्या होता है। नॉन सेविंग इनकम किसे कही जाती है, सेविंग इनकम किसको बोलते हैं, और डिविडेंड इनकम क्या बोलते हैं। सर डिविडेंड इनकम तो मेरे को पता है सर, रिलायंस में टाटा में बहुत पैसा लगाया है, हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है सर, शायद उसको यूके में भी डिविडेंड इनकम उसको ही बोलते हैं, वो अपन देख लेंगे। तो 3 कैटेगरीज में आपको इनकम बांटनी है, ठीक है। फिर आपको ट्रेडिंग इनकम लाना है। सर ट्रेडिंग इनकम क्या होता है, फिर आपको लेस लॉस रिलीफ। तो अपन क्या करते हैं ना, सबका इसका बेस्ट तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले इसे ट्रेडिंग इनकम क्या होता है, फिर लॉस का रिलीफ क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, ये पहले टर्म्स देख लेते हैं। पहले ये टर्म समझेंगे, फिर उसके बाद ये कैसे प्रोफोर्मा में आते हैं, इनकी जर्नी प्रोफोर्मा में कैसी होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या फिट होता है, हम वो पहले देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको अपन डालेंगे ओन होल्ड, ठीक है, इसको हमने डाल दिया ओन होल्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनकम पे आ गई। ये जो सर ऊपर इतने सारे नाम दिए गए थे ना, ये टाइप्स ऑफ इनकम ही थे, तो उसकी हम अभी बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनकम में अगर आप देखोगे तो इनकम मस्ट बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर, मतलब उसका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे उसे क्लासिफाई करो एज डिफरेंट कंप्यूटेशनल रूल्स डिफरेंट अप्लाई ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। वो बोल रहे हैं कि आपने सर बता तो दिया, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए बहुत सारे तरीकों से, बट यूके का गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप अपने इसको है ना डिफरेंट नेचर के हिसाब से अलग अलग टाइप में पहले बाइफरकेट कर दो। हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी इनकम कहाँ फॉल होनी चाहिए, वो ये लोग बताएंगे हमें, जो हम लोग ये जो डिस्कस करने वाले हैं ना, इसमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी इनकम कहाँ कहाँ फॉल होगी, और वो हिसाब से फिर आपको ये देखना है कि उसमें कौन सा रूल लगना चाहिए। वो अपने प्रोफोर्मा जो हमने टेबल देखा बड़ा सा, वो वहाँ पे कहाँ पे आने वाली है वो भी आपको समझ जाएगा, ठीक है। नॉन सेविंग इनकम सबसे पहले उन्होंने बताया, वो जो मैंने सबसे पहले कॉलम में हाईलाइट की थी, नॉन सेविंग इनकम क्या होती है सर, ट्रेडिंग इनकम। मैं कोई गुड्स ला रहा हूँ, गुड्स बेच दे रहा हूँ सर, मेरा बिजनेस है, बहुत बढ़िया, इंपोर्ट करता हूँ, यूके में रह रहा हूँ, बढ़िया चाइना से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ, चाइना के फ़ोन्स इंपोर्ट करता हूँ और यूके में बेच देता हूँ, तो मैं कुछ ट्रेड कर रहा हूँ, कहीं से कुछ ला रहा हूँ, कुछ पैसों में उससे थोड़ा प्रॉफिट मार के उसे बेच दे रहा हूँ, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आपको ये कंसेप्ट पता ही होगा ट्रेडिंग क्या होती है, उससे इनकम वो आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इनकम, सर एम्प्लॉयमेंट इनकम मतलब कहीं मैं जॉब करता हूँ ना यूके की बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में सर, तो मैं उससे एम्प्लॉयमेंट की इनकम, वो मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम कहलाई जाएगी, ठीक है। सर इसमें नाम देखो ना आप, नॉन सेविंग्स दिया गया है, तो अभी के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है हाँ ट्रेडिंग भी कहाँ मेरी सेविंग से इनकम है, तो ये तो नॉन सेविंग ही है, ठीक है। तो सर ये ट्रेडिंग इनकम तो उसमें आ रही है, मुझे समझ रहा है सर। फिर एम्प्लॉयमेंट इनकम उसमें आ गई। प्रॉपर्टी इनकम, जो प्रॉपर्टी से आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है उससे आपको इनकम आ रही है, तो प्रॉपर्टी इनकम। पेंशन इनकम, सर यूके में भी तो पेंशन स्कीम होगी ना, जैसे इंडिया गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम होती है। पेंशन स्कीम क्या होती है, जब आप जॉब करते हो तो कुछ पैसा गवर्नमेंट निकालती है, बोलती है कि भाई आप जब बूढ़े हो जाओगे, जब कोई आपका साथ नहीं देगा तो आपको वो पैसा काम आएगा, तो उसमें जो इनकम होती है बाद में उसको कैसे ट्रीट, उसको नॉन सेविंग इनकम ये लोग बोलते हैं, ठीक है। अब सेविंग इनकम क्या बोलते हैं, सेविंग इनकम वो बोलते हैं कि भाई सर मुझे लगा ही था, मेरा पैसा सेव किया है, ठीक है, वो मैंने बैंक में डाला है, ठीक है, वो मैंने बैंक में डाला है, उससे मेरे को इंटरेस्ट आएगा तो मेरी सेविंग इनकम हो जाएगी। तो यस बच्चों, सेविंग इनकम पहले तो बैंक का इंटरेस्ट है। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट, ठीक है, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट मतलब बिल्डिंग सोसाइटीज़ बनती है, बिल्डिंग हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, जहाँ पे आप कुछ पैसा देते हो, वो कहीं पे वो इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, बट उस पर कुछ इंटरेस्ट भी आप कमाते हो, वो इंटरेस्ट इसमें कवर हो जाए। इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी लोन स्टॉक, आपको एक कंपनी लोन स्टॉक कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसमें अपन ये सब डिटेल में देखेंगे क्या क्या कहलाया जाता है कि एग्जांपल के साथ, बट ये अगर आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी लोन स्टॉक, इंटरेस्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ें आई वो मेरी सेविंग्स इनकम में चले जाएगी। तो इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्टॉक्स, जो गवर्नमेंट गिल्ड्स बॉन्ड्स भी बोलते हो, इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट को आप देते हो पैसा,
गवर्नमेंट को पैसा दिया है सर, थोड़ा तो मैं इसको सिक्योर माना जाता हूँ ना, इसमें रिस्क कम होना चाहिए, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो अपना पैसा दिया है, ये वाले इसमें गवर्नमेंट के स्टॉक्स में जो गिल्ड्स वाले कैटेगरी के जो होते हैं, उसमें अगर आपने पैसा दिया है तो आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी सेविंग इनकम हो जाएंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सर यूके में है ना, गवर्नमेंट ने कोई नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है, उसमें मैं अगर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, उसमें अगर मैं पैसा दे रहा हूँ और मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इसमें आ जाएगा। सर डिविडेंड इनकम जो मैंने बताया ना सर, टाटा में और इसमें बहुत है, तो वैसे ही यूके में रह के सर, यूके में जब मैं था उसका, जब मैं रेसिडेंट था, मैंने वहाँ की कंपनियों में भी बहुत पैसा लगाया है सर। तो वहाँ की कंपनियों से जब मैंने पैसे लगाया है तो कंपनी ने जब प्रॉफिट कमाया है, आपने पढ़ा होगा लॉ भी जब आप पढ़ रहे होंगे, तो कंपनी एक कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, डायरेक्टर्स उसे रन कर रहे हैं, आपने उसमें पैसा लगाया, कंपनी का बिजनेस बड़ा होगा। कंपनी में जब आप स्टॉक लेते हो तो सर हमने पढ़ा था ना, उसको ओनरशिप कहा जाता है। मैंने वो कंपनी में ओनरशिप ले लिए, एक ही स्टॉक लिया है सर 2000 रुपए का रिलायंस में, बट उसकी ओनरशिप ले लिया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर। वैसे ही यूके की आपने कंपनी में अगर कोई स्टॉक में पैसा लगाया तो आप उसके ओनर कहला जाओगे, और जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जो आपने पैसा लगाया वो उसमें जो बिजनेस रन करके प्रॉफिट कमाती है, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप ओनर हो तो आपको भी मिलेगा ना, तो वो डिविडेंड इनकम यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, डिविडेंड इनकम उसको बोला जाएगा जब डिविडेंड इनकम इज डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम ओनिंग शेयर्स इन अ कंपनीज। एग्जेम्प्ट इनकम, income from certain investments is exempt from income tax, they are therefore useful for tax planning to minimize tax from investments. So sir अगर है ना, मैंने अपना पैसा तो कमा लिया, अगर मैंने सर कुछ कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया तो वो उससे कमाई गया पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो मुझे रिटर्न आया, तो उसको सर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, उसको बोलेंगी एग्जेम्प्ट। कोई भी टैक्स लॉ में ना एग्जेम्प्ट वर्ड आता है, मतलब उसमें टैक्स नहीं लगाना है उनको। ठीक है, एंड क्यों सर ऐसा क्या होगा इसका? सर एक बात याद रखिए, आप पैसा तो कमा लोगे, गवर्नमेंट बहुत आपको टैक्स भी कर लेगी, बट गवर्नमेंट को कभी कभी कुछ पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आप ये चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करो, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे पास आएगा, या ऐसी जगह जाएगा जहां गवर्नमेंट चाहती है तो हम उसको वैसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करके वो एज अ गवर्नमेंट फ्रॉम अ पब्लिक, गवर्नमेंट हमने बताया सर उनका मेन एजेंडा प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स, उनको पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उनके पास पैसा भी तो आना चाहिए, तो टैक्स तो ले ही रहे हैं, बट वो ये बोल रहे हैं कि आप हमारे ऊपर इन्वेस्ट करो, हम लोग को वो पैसा यूज करने मिलेगा, तो हम अगर आप ऐसा करोगे, इसका मोटिवेशन कैसे दे रहे हैं वो आपको? टैक्स लॉ में सर उस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगी। एग्जेम्प्ट इनकम उन्होंने बताया कि पहले तो इनकम फ्रॉम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, लिख के ही आ रहा है कि नेशनल सेविंग्स मतलब यूके गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेशन स्कीम होगा, उसमें अगर आप पैसा लगा रहे हो, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो, उससे जो आप पैसा कमाओगे ना, इंटरेस्ट कमाओगे, वो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। स्टैच्यूरी रिडेंडेंसी मनी, यहाँ पे आपको कोई, अगर आपने कहीं पे स्टैच्यूरी लॉ में, ठीक है, आपको कुछ पैसा वापस आया लॉ के हिसाब से, अब वही गवर्नमेंट ही आपको पैसा दे रही है, या आपने उसमें वो लेट आया तो उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह आया उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। विनिंग्स इंक्लूडिंग प्रीमियम बॉन्ड प्राइजेस, ठीक है, प्रीमियम बॉन्ड प्राइजेस क्या होता है अपन ये डिस्कस करेंगे, एक जगह ये कवर होगा। तो उसकी जो विनिंग्स होगी, पहले तो कोई भी विनिंग्स में वो लोग ने एग्जेम्प्ट नहीं किया है। क्यों किया है सर? सर ये विनिंग से तो मेरे को अच्छी खासी इनकम होती है सर, इसको क्यों एग्जेम्प्ट किया? गवर्नमेंट पागल है कि? आपने तो बताया था कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को, उससे रिलेटेड जो चीजें होगी जहां उनके वो काम आ सकती है सर, उसको वो करेगी एग्जेम्प्ट। बट ये तो बॉन्ड्स है सर, इसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगवाएंगे। लॉटरी वॉटरी से जो पैसा कमाओगे ना सर, उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे। क्यों सर? क्योंकि इनको इनके इकोनॉमी में इसको डिस्करेज करना है। ठीक है, इनको डिस्करेज करना है, आप ये मत करो। तो आप ये नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर में बताओ, उनको बोलते हैं बहुत पैसा कमाया ना, चलो बेटा आपकी अगली दूसरी लाइन आपको अलग तरीके से टैक्स लेंगे, तो ये कवर हो जाता है अपना। ठीक है, स्कॉलरशिप से जो इनकम आती है आपको वो नहीं होगी भाई। एक तो पहली बात तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है सर पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, पहले तो पैसा मिल रहा है, वो भी मैं गवर्नमेंट को दूंगा क्या? नहीं, तो इसमें टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम इंटरेस्ट ऑन डैमेजेस फॉर पर्सनल इंजरीज, कभी कुछ पर्सनल इंजरीज हो जाती हैं तो ये जो आपको टर्म्स बोल रही सर, क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन डैमेजेस ऑफ पर्सनल इंजरीज। तो ये जब आपको इसका इंटरेस्ट मिलता है एक तरीके से
उसको भी वो टैक्स नहीं। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन डैमेज में पर्सनल इंजरीज मिला, ठीक है, स्टैच्यूटरी रिडंडेंसी मनी मिला, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट मिला, लोकल अथॉरिटी ग्रांट, लोकल अथॉरिटी से कोई ग्रांट मिला है तो वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू इंडिविजुअल, आईएसए गवर्नमेंट का जो यूके का बैंकिंग सिस्टम है ना, उन्होंने एक इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स बनाया है। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा लगाते हो तो वो कहते हैं फॉर अ सोसाइटी एज अ होल आपको लाइफ में सेविंग भी करनी चाहिए। अगर आपने सेविंग की है और आप अपने कोई अकाउंट में मत रखो, आप इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में रखो, तो ये गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है कि सबको सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि वो काम आती है कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। तो वो सेविंग अगर आप इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स में रखोगे तो गवर्नमेंट आपको उस पर टैक्स नहीं लेगी, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर टैक्स नहीं लेगी। इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट के इन्होंने टाइप बताए हैं, तो दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ISAs, कैश ISAs विच ओनली एज अ कैश कंपोनेंट, ठीक है, and stocks and shares which only has a stocks and shares component unless the provider allows cash to be held in the type of ISA। तो आपने जब ये पैसा लगा दिया तो वो पैसा कैश के फॉर्म में लगा है, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट एक ऐसे तरीके का इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट होता है जो बोल रहे हैं कि वो स्टॉक में भी पैसा लगा देंगे, वो स्टॉक में भी कोई कंपनी में भी इन्वेस्ट कर देंगे, फिर डिविडेंड कमाएंगे, फिर आपको उसका रिटर्न देंगे। तो कोई भी तरीके का हो, हमको इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में मैंने पैसा दिया है तो मेरे को वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप देखोगे इसमें बोल रहा है कि जनरली तो स्टॉक ही रहेगा, बट जो जिसने इन्वेस्ट किया है वो हमको अलाउ कर रहा है। अगर जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट जो मैनेज कर रहा है ना, उनको अगर आपने अलाउ कर दिया कि आप इसको थोड़ा बहुत कैश फॉर्म में भी रखो तो वो उसमें आ जाएगा। द एनुअल सब्सक्रिप्शन लिमिट फॉर ISAs इज £20,000 per tax year. It is possible to withdraw funds from a flexible cash ISA and reinvest them without that reinvestment using up and any of the annual limit. So अब कैसा होता है ना, ये बोल रहे हैं कि भाई 20,000 की आपकी लिमिट है, ठीक है, बट वो पॉसिबल है। जो फ्लेक्सिबल कैश है ऐसा एक नेचर होगा जिससे आप पैसा निकाल सकते हो, कोई ज़रूरत है तो, एंड री इन्वेस्ट कर सकते हो with so देखो, and reinvest them without that reinvestment using up any of the annual limit, ठीक है। आपको रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हो बट उसको आपको एनुअल लिमिट में है, वो उसमें से यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन ISA आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। हमने पढ़ा ना सर, डिविडेंड जब मेरे वो स्टॉक वाले होंगे तो डिविडेंड इनकम मिलेगी, ठीक है। जब वो मेरे स्टॉक नेचर के होंगे तो डिविडेंड में इनकम मिलेगी। जब मेरे कैश नेचर के होंगे तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा सर, वो एग्जेम्प्ट होगा। लाइकवाइज गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट आर फ्री फ्रॉम कैपिटल गेन्स। सर जो मेरा कैपिटल असेट होता है, मतलब ये ISA मेरे कैपिटल असेट हो जाएंगे। यस, जो कैपिटल असेट की जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैपिटल असेट में क्या क्या आता है, उसमें ये ISA भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप मान लो ये ISA आ गया है और इसको जब आपने किसी दूसरे को बेच दिया तो उसमें जो गेन होगा, तो बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज वो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है, वो गेन पे भी आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोटेड दैट एडिशनल रेट टैक्स पेयर्स एंड इंडिविजुअल्स हु हैव ऑलरेडी यूज्ड देयर सेविंग्स इनकम निल बैंड विल बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग अ। सो इसमें है ना, हमने अभी ऊपर एक कुछ चीज़ छोड़ी है जिसमें आपको आएगा कि भाई निल बैंड रेट को अगर आप छोड़ते हो तो आपको ये ISA वाला कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये बेनिफिट बता रहा है कि आप ये नोट कर लो भाई। ये देखो, सी सेविंग्स इनकम निल बैंड रेट इन दिस वर्कबुक, ये अपन देखेंगे कि जो निल बैंड रेट वाले है इसमें, ठीक है, विल बी बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग कैश IFA। अगर वो कैश IFA करेंगे तो जब हम निल बैंड समझेंगे तो अपन ये देख लेंगे कि वो कैश IFA उनको कैसे हेल्प कर रहा है। पर्सनल अलाउंस, ये कंसेप्ट और करते हैं। पर्सनल अलाउंस बहुत बड़ा है तो एक काम करते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नहीं तो सर आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। आपने तो बता दिया कि सर मेरी इनकम बहुत सारी होती थी, मैं वही कंफ्यूज था कि मेरी बहुत सारी इनकम है सर, कौन कौन सी इनकम में मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ भरना पड़ेगा, यूके में कब टैक्स भरना पड़ेगा। तो सर आपने बता दिया, पहले आप ये देखो कि आप रेसिडेंट हो कि नहीं। आपने उसमें सर मुझे 3 टेस्ट बता दिए थे जो मेरे को सीक्वेंशियली फॉलो किए करने हैं। ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट देखा आपने, फिर ऑटोमेटिक यूके रेसिडेंट वाला टेस्ट, फिर हमने वो टेस्ट देखा जिसमें 5 कंडीशन और नंबर ऑफ डेज से कैलकुलेशन करना है। प्रीवियस टैक्स ईयर में अगर मैं रेसिडेंट था उसको भी कंसिडर करके, सर ये कंसेप्ट हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इनकम देखी जिसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ इनकम है, जिसमें बेसिकली वो नॉन सेविंग इनकम, फिर सेविंग इनकम में सर मोस्टली जो ISAs वगैरह जो इंटरेस्ट होता है, बैंक का इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे मैं पैसा सेव कर रहा हूँ उसे इंटरेस्ट आ रही है, उन्होंने सेविंग इंटरेस्ट बता दिया। उसमें से भी फिर उन्होंने ISA वाला जो इंटरेस्ट है उसको उन्होंने एग्जेम्प्ट करने बोला।
फिर उसके बाद आपने डिविडेंड इनकम बताई, मैंने कंपनी में पैसा लगाया तो उससे डिविडेंड। तो हमने अभी तक देखा कि मैं रेसिडेंट कैसे हुआ। तो जब मैं रेसिडेंट हो गया तो यूके गवर्नमेंट मेरे को वेलकम कर रही है कि आइए अब आप हमारे देश में टैक्स भरिए। अब मैं टैक्स भर रहा हूँ, तो उन्होंने हमको बताया कि आपकी इनकम हम 3 कैटेगरीज में बांट देंगे। 3 कैटेगरीज में उन्होंने मेरी बांट दी, नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम एंड डिविडेंड इनकम। कैटेगरी में बांटने के बाद उन्होंने ये कैटेगरीज का नेचर बताया। नेचर के बाद सर आपने बोला था कुछ रीज़न की वजह से कुछ चीज़ें नेचर ऑफ इनकम को एग्जाम भी किया जाएगा, हमारी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस कर दिया, तो उन्होंने एग्जाम्ड भी किया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कुछ पर्सनल अलाउंस है। सर ये पर्सनल अलाउंस वर्ड बहुत अच्छा लगता था, ये क्या होगा, ये तो कल की क्लास में डिस्कशन होगा। सर बता तो सर हमने ये देखा था ना कि कुछ हमें सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपने यूके टैक्स गवर्नमेंट हूँ, मैं टैक्स बना रहा हूँ, तो कुछ लिमिट तक ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि मुझे सबसे पैसा लेना है। कुछ लोग तो सर बहुत कम पैसा कमाते हैं, उससे तो टैक्स नहीं लेना चाहिए। हाँ बच्चों, तो इन्होंने जो अलाउंस वर्ड है, जो इंडिया में उसको डिडक्शन कहा जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है, या कुछ लिमिट तक टैक्स नहीं लगाते, तो इन्होंने इसको कैसे स्ट्रक्चर किया है कि कुछ लिमिट तक टैक्स ना लगे लोगों को, वो लिमिट के ऊपर ही उन्हें टैक्स लगे। ठीक है, तो उसमें वही कंसेप्ट में, वही इंटेंशन में, वही प्रिंसिपल में एक पर्सनल अलाउंस वाला टॉपिक भी आता है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप जितना आज हमने पढ़ा है उसको आप पहले रिवाइज करिए, घर जाके रिवाइज करिए। आज हमने पढ़ा है समझ लीजिए 1 घंटा 15 मिनट में, आप उसको 30-40 मिनट्स में रिवाइज कीजिए। कल जब आप क्लास में आएंगे अपन वापस से ये पूरा रिवाइज करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे पर्सनल अलाउंस के साथ। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।